मैं रवि यादव आप सभी साथियों का यहाँ इस मंच पर रवि यादव रवि के पेज पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आज की इस खूबसूरत शाम में आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत शाम है और मेरे पास जो मित्रता का सबसे बड़ा धन है उसका प्रमाण ये है कि अभी से पहले से ही मित्र यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुझसे भी पहले उन मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं कि जहां जो लोग पहुंच गए हैं और मुझे कमेंट्स भी आने बस हाँ जी शुरू हो गए हैं। वंदना वर्मा जी, किरण यादव जी, वीरेंद्र यादव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबके आशीर्वाद से रवि यादव रवि जो मैंने पेज बनाया है ये उसका पहला लाइव है और इस लाइव का मकसद या ये पेज बनाने का मकसद ना तो मेरा इस बात से बहुत ज्यादा है कि लोग लाइक करें, मेरे पेज पर ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, करें तो भी अच्छा है, ना करें तो भी अच्छा है। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि मेरा जो सफरनामा है, दरअसल नाम तो रखा है सफरनामा विद रवि यादव, लेकिन सच बात है कि ये मेरा सफरनामा है उन तमाम मित्रों के साथ, उन तमाम रिश्तों के साथ जिनके साथ मैं अपने जीवन की प्रोफेशनल लाइफ और अपनी जो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी है उसका सफर कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये होगी कि हर बार मैं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिनसे मेरा वास्ता रहा है, मैं उनके साथ ये यहाँ उनका सफरनामा, साथ में मेरा जो सफरनामा उनके साथ रहा है उसको मैं यहाँ पर रखूँ। तो मैं एक बार आप सभी का, काफी लोग जुड़ गए हैं पहले से ही, हम बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मैं आप सबका एक बार पुनः आभार और धन्यवाद करता हूं और मैं ये कहता हूं कि जो आज की हमारी गेस्ट हैं, जो आज की जिनका हम सफरनामा आज यहाँ साझा करेंगे आप सबके साथ में, उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि बर्फ में पलती हुई मैं एक अजनबी आग हूँ। बर्फ में पलती हुई मैं एक अजनबी आग हूँ, जिसने की कोशिश समझने की उलझता जाए है। जिसने की कोशिश समझने की उलझता जाए है। जी हाँ, बर्फ में पलती हुई ऐसी ही एक आग को हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम समझते हैं या हम उलझते हैं या हम उन्हीं से मदद मांगते हैं कि हमारी सुलझन को वो सुलझाएं। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे आदरणीय दीप्ति मिश्र जी से। दीप्ति मिश्र बहुत अच्छी अभिनेत्री, प्रतिष्ठित अभिनेत्री, साथ ही शायरा। हिंदी उर्दू जबान में उनका अपना एक कद है, उनका अपना एक स्थान है। बेहतरीन परिपक्व शायरा और अपने पूरे फकीरीपन के साथ, पूरे सूफीपन के साथ और अपनी मस्ती के साथ उन्होंने अपना पूरा सफर किया है। तो मैं पूरे मन से, पूरे दिल से अब मैं चाहूंगा कि मैं दीप्ति जी को यहाँ पर बुलाऊं, मैं उनका यहाँ पर सम्मान करूं। दीप्ति जी, मैं बहुत मन से, बहुत दिल से आ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आपने आना स्वीकार किया और इस पेज की पहली प्रस्तुति में मैं आपको प्रणाम करता नमस्कार रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमको बुलाने के लिए और आपका ये पहला कार्यक्रम है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि खूब अच्छा रहे, सफल रहे, हम भी सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। दीप्ति जी, अगर आपको याद हो, मेरा आपका बड़ा लंबा पुराना साथ है। दिल्ली गाजियाबाद में पहली बार आपको मिला था और ये शायद आपको एक बात याद नहीं होगी, मैं इत्तेफाक याद दिला देता हूँ आपको। कई रिश्ते इत्तेफाकन बनते हैं, फिर वो कोशिशन निभाए जाते हैं और फिर हम उनसे आदतन मिलते हैं क्योंकि हमें उनकी आदत हो जाती है। अब आप वो आदत हैं और मैंने जब पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी, मैं तब दिल्ली में था काफी साल पहले, तो आप शायद भूल गई होंगी कि वो भी मेरा पहला प्रोडक्शन था और उसमें आप एज एन एक्टर काम कर रही थी और ये मेरा पहला मेरे पेज का लाइव है। मैं इसको बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ इस घटना को और आपको भी, कि हमेशा मेरी शुरुआत में आप रही हैं और वो मेरा संबल रही हैं आप शुरुआत से। ये बताएं कैसी हैं आप इस कोरोना काल में, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, हम बिल्कुल बहुत बढ़िया हैं, बहुत मस्त हैं और हम कैसे दिख रहे हैं, हम जैसे दिख रहे हैं वैसे बढ़िया है हम एकदम। कैसे काटा ये, मतलब जो कोरोना काल जो कट रहा है आपका? मैंने देखा जो लाइव का सिलसिला अभी शुरू हुआ, अभी तो बाढ़ है लाइव की,
हाँ, दीप्ति जी ने उस समय शुरू किया लाइव जब बिल्कुल बहुत कम लोग जा रहे थे शायद लाइव, आपने लगातार शुरुआती दिनों से किया। तो और फिर अब आपने जो है उसको मैंने देखा बंद कर दिया है आना, कोई खास वजह? हाँ, वजह ये कि हम लाइव इतना आए हैं, मतलब हमारे ख्याल से 80-82 हमारे वीडियोस पड़े होंगे, लाइव वीडियो जो हम रोज आते थे शाम को 6 बजे, और जी। कविता पाठ और बातें और चर्चा परिचर्चा सब होती थी। फिर उसके बाद ये है कि किसी भी काम को आप जब एक लिमिट तक करते हैं, उसके बाद आपका मन भर जाता है, तो हमारा मन भर गया। एक सीधे हमारी लाइफ का सीधा फंडा है, हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और हमें जब तक अच्छा लगता है हम उसे तब तक करते हैं। जब हमारा मन उससे भर जाता है तो हम उसे बंद कर देते हैं। हम्म। तो हमारा मन भर गया उससे, हम्म। और हमें लगा ये काफी हो गया, तो हमने उसको बंद किया। उसके बाद एक सिलसिला हमने इसी तरह से शुरू हम्म। किया, जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी तरह से एक टॉक शो है। वो कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा लगता है हमको कि हाँ हमें इससे बात करनी है, और हम चाहते हैं कि ये बातचीत लोगों तक पहुंचे, क्योंकि वो व्यक्तित्व ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन होता है। तो वो सिलसिला एक है, जब कोई ऐसा मिल जाता है तो वो हो हम्म। जाता है, नहीं मिलता है तो कोई नियम कानून कायदा हमारे लिए काम करता वरता नहीं है, मतलब जो हमारी मर्जी होती है वो हम करते हैं। है तो है तो है, है तो दीप्ति जी है, है तो है। हाँ है तो है। मतलब आपने तो हाँ, ये लोगों को लिख के बता दिया है, ये दीप्ति जी की हाँ, मुझे इसका किताब का बहुत जो इसका शीर्षक है तो है। ये हाँ, आपका जो अंदाज है ना कि हाँ, हाँ हमने जो सोचा है, हम अपनी मस्ती में जो कर रहे हैं हम उसको हाँ, करेंगे। दीप्ति जी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उन हाँ, सबका धन्यवाद भी करता हूँ। हमारे साथी लोग वहाँ धन्यवाद भी लिख रहे हैं। मैं यहाँ नाम अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दीप्ति जी से जो बातचीत है वो सिलसिला न रुके। लेकिन मैं मेरी तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप हैं और काफी संख्या में इस समय पर लोग हैं। दीप्ति जी आपका परिचय हाँ, देने में एक जो है बड़ी हाँ, दिक्कत आती है। मैं जब हाँ, देखता हूँ तो आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, उसमें भी सुपरहिट फिल्में आपने की हैं। तनु वेड्स मनु में सभी लोग जानते हैं कि दीप्ति जी का एक बहुत बड़ा किरदार था, आप हीरो की मदर थी। कंगना रानावत जी और बड़ी कास्ट थी उसमें। मैं जब उसमें आपने बहुत सारे धारावाहिक किए हैं, बहुत सारे सीरियल्स में आपने काम किया है। आज से नहीं, एक लंबा सफर है आपका। कई बार ये होता है कि कोई व्यक्ति मुंबई में है तो एक दो प्रोग्राम या एक दो सीरियल कर लेता है, आप प्रोफेशनली एक्टर हैं। लेकिन कई बार होता है कि कुछ एक्टर कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं छोटा मोटा, जैसे हमारे जैसे लोग हैं चलो एक्टिंग कर रहे थे कुछ कविताएं भी लिख लें, लेकिन आप उसमें भी शीर्ष पर हैं। तो आप बेसिकली क्या ज्यादा हैं, मतलब आप कवित्री ज्यादा हैं, उर्दू शायरा ज्यादा हैं, या आप अभिनेत्री ज्यादा हैं? आप में क्या है, ये कॉम्बिनेशन क्या है? हमारे ख्याल से लेखन जो है वो हमारी मजबूरी है, मतलब जैसे जिंदा रहने के लिए सांसें जरूरी होती है, हम्म। वैसे हम्म। हमको वो हमारे लिए जी। ऑक्सीजन है। लेकिन वो ऑक्सीजन भी हमको तभी उसकी जरूरत हम्म। महसूस होती है जब हमें घुटन महसूस होती है, जब अंदर से कुछ ऐसा होता है कि बस अब ये हम्म। बर्दाश्त नहीं होगा। फिर वो कलम पे बात आती है, और फिर वो शब्दों में उतरता है वो जो हम्म। कुछ भी है। तो वो जिंदगी की मतलब वही ऑक्सीजन जैसा हमने कहा, हम्म। वो जरूरत उस हद तक है कि उसके बिना जीवन जीवन का एक हिस्सा है। और एक्टिंग जो है वो शौक है, वो प्रोफेशन भी है, जी। वो शौक भी है। और एक्टिंग तो हमारे ख्याल तो पर्दे पे हम्म। से ज्यादा हम्म। पर्दे के पीछे हम्म। होती है, और हम सभी एक्टर्स हैं बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, हाँ। है ना। हाँ। हम्म। आप आपने बहुत अच्छा व्यंग कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि दीप्ति जी आपकी बात 2 मिनट रोकते हुए, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी आशीर्वाद देने आए हैं। डेफिनेटली वो मेरे गुरु नमस्कार। तुल्य हैं। वंदना यादव जी हैं, शालिनी सरगम जी हैं, वीरेंद्र यादव जी हैं, कुमार मनोज जी हैं। सभी बड़े बड़े कवि हैं और सभी सम्मानित लोग हैं। मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति सम्मानित हैं। सिर्फ इतना फर्क है कि मैं उनकी बातचीत बीच में न रोकते हुए जो नाम मेरे सामने आ रहे हैं सिर्फ मैं वो ले रहा हूँ। बिल्कुल। आदरणीय वाजपेयी जी, वंदना वर्मा जी, शालिनी सरगम जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वंदना यादव जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। अब आपने ये बात कर ही दी है ना दीप्ति जी, क्योंकि देखिए आज का जो हमारा
ये प्रोग्राम है वो कोई बहुत औपचारिक सा नहीं है। मैं आपका पारिवारिक मित्रों में से हूँ। आप मुझे आप कभी बड़ी बहन लगी हैं, कभी माँ लगी हैं, कभी मित्र लगी हैं, और कभी कभी आप मुझे बच्ची भी लगी हैं। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में साथ में गए हैं, तो कभी कभी आपसे मुझे डर लगता है कि अचानक बोलेंगे रुको रुको रुको, यहाँ गाड़ी रोको, यहाँ चौराहे पे खड़े होकर चाय पियेंगे, ऐसा होता है। तो ये जो भी जिक्र हुआ, आदरणीय वाजपेयी सर ने लिखा है तो है। श्याम मोहन जी धन्यवाद। दीप्ति यादव बहुत अच्छी आरजे हैं, धन्यवाद। वो जो, अगर आप वो आपकी जो गजल है अगर आप सुना सकें तो बहुत मजा आ जाएगा। वो नहीं मेरा अगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। ये जो है तो है, जिस उन्वान से आपकी गजल संग्रह भी आपका आया है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप वो सुना सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। स्नेहा बिष्ट जी धन्यवाद आपका। जी ठीक है, ये हमारा तो मतलब ये सिग्नेचर गजल है। मतलब गजल क्या है, हम ही हैं ये। वो नहीं मेरा मगर, तो उससे वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है। जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम्म की। जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम का मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। गैर ना हो जाए वो, बस इतनी हसरत है तो है। और आखिरी शेर है कि दूर थे और दूर हैं हरदम जमीनों आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम जमीनों आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। तो है। तो है। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद दीप्ति जी। डॉक्टर रमा सिंह जी ने लिखा है, आदरणीय रमा सिंह जी आपको नमस्कार करता हूँ, कि यही तो है दीप्ति जी। श्याम मोहन जी ने लिखा है, क्या बात है क्या बात है। और बहुत सारे मित्र जो भी हैं, चेतन जी पंचाल साहब, ये आपकी नमस्कार। सिग्नेचर गजल है, और इस उन्वान से आपने आपका गजल संग्रह भी आया। मुझे दीप्ति यादव ने लिखा है कि दीप्ति जी से सेट के बारे में कुछ बात पूछी जाए। दीप्ति जी सेट के बारे में तो मैं भी बता सकता हूँ। दीप्ति जी के साथ मैंने बहुत काम किया है, और मुझे एक बड़ी शिकायत है दीप्ति जी आपसे। बाकी अब चीजें तो आपसे पूछी जाएंगी, उर्मिला कर के लो, शूट की, सबके कुंती के सबके शूट की, सामने कर लो या तनु शिकायत। वेड्स मनु के शूट की, वो बात आपसे पूछी जाएगी। लेकिन मैं आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज आपकी बुराई करने का मन है। आप मुझे ये बताएं कि आप अपने को एक्टर्स को डायलॉग्स रेडी करा देती हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप उनको सपोर्ट करती हैं हर चीज में। एक चीज में आप बहुत बुरी हैं, वो है चाय का बंटवारा। आपको याद है दीप्ति जी, मैं बताऊं अपने मित्रों को कि जब मैं पहली बार उनसे मिला, तो एस के तनेजा थे दिल्ली में, उनकी शूटिंग थी, और दिल्ली की शूटिंग का अभी भी ये है कि लोग मंडी हाउस में इकट्ठा होते। मेरी पहली मुलाकात थी वो दीप्ति जी से, और मैं मतलब वो यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। तो साथ में हम लोगों ने उनको पिक किया, और उनके पास चाय का थर्मस था, बहुत अच्छा खासा था। तो परिचय हुआ, बहुत अच्छी रही, डायलॉग्स की रिहर्सल कराई, सब कुछ उन्होंने कराया, सीनियर है वो हमसे। चाय उन्होंने नहीं पूछी। सेट पर पहुंचे, चाय में थोड़ी देर थी, तो मैंने उनसे कहा कि मतलब मैं ये उम्मीद कर रहा था, कहा नहीं, कि दीप्ति जी शायद बोलेंगे अरे चाय तब तक तुम लोग इसमें से पी लो, कोई बात नहीं आ जाएगी। चाय नहीं पूछी, फिर शाम तक मुझसे रुका।
जो उनका अंदाज है। दोस्ती अपनी जगह, चाय अपनी जगह। तो ये चाय का जो सिलसिला है उसका बंटवारा कभी क्यों नहीं करते? कोई खास बात है, या चाय वालों का जो रुतबा है कितना होता है वो आपको पहले ही समझ में आ गया मोदी जी तो हमारे जीवन में बहुत बाद में आए, चाय बहुत पहले आ गई थी। और चाय जो है, वाकई चाय हमको बहुत पसंद है। चाय किसी भी किस्म की चाय हो हम पी लेते हैं। हालांकि हमको चाय बहुत स्ट्रांग कड़क चाय अच्छी लगती है, लेकिन चाय का है, चाय का हमारा कुछ लगाव है। और ये सच बात है कि चाय हम अमृत बांट लेंगे, चाय नहीं बांटते, क्योंकि चाय बहुत प्यारी है हमको। और चाय है, सुबह हम उठते हैं तो कम से कम बड़े वाला मग, 3 मग चाय पीते लगातार एक के बाद एक। तो वो एक अगर ज्यादा हो तो जरूर बांट लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि चाय का आलम यह है कि हमारे बच्चे ये कहते हैं कि मम्मी से अगर कोई काम करवाना हो और ये सो रही हैं तो चाय बना के दे दो इनको, लो मम्मी चाय पी लो तो ही उड़ जाएंगी और फिर काम हो जाएगा। तो चाय है। वैसे तुम घर आए हो, घर में तुमको हमने बहुत चाय पिलाई है, और सिर्फ चाय नहीं पिलाई है, साथ में हमने पकौड़े भी खिलाए हैं तुमको, टिक्की भी खिलाई है। वो सब बातें नहीं बताओगे? घर आए हो तुम्हें चाय भी पिलाई है, पकौड़े भी खिलाए हैं, टिक्की भी खिलाई है। उस मामले में तो खैर आपका जवाब नहीं है। बीच में मैं माफी चाहता हूँ, शायद नेट की वजह से कुछ ऑडियो प्रॉब्लम चल रहा था, या नेट की वजह से कुछ वीडियो का प्रॉब्लम था, वो हाँ, ठीक हो गया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे लिख सकें कोई भी मित्र कि अभी कैसा चल रहा है, तो आई थिंक अभी ऑडियो वीडियो दोनों चीजें ठीक हैं। दीपिक जी, हाँ, एक चीज बहुत है जिसके बारे में लोग कई बार पूछते हैं। मैं तो उसको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ उस बात को, कि जो आपसे जुड़ गया है वो ये जानता है कि आप अंदर से क्या है, आप कैसी हैं। लेकिन ये जो एक आप में हमेशा मैंने देखा है, एक जो है तो है वाली बात है, ये जो इतना एक अपना कह लीजिए मूड या बेबाकीपन, मैंने हर विषय पर आपको बहुत बेबाक होकर बोलते देखा और सुना है। ये हाँ। आता कहाँ से है? गाजियाबाद से आता है, लखीमपुर खीरी जहां से आप हैं वहां से आता है, मुंबई से आता है, कहाँ से आता है? ये शायद कुछ तो हमारी जीन्स में है, और उसके बाद ये हमारा जो हमने जीवन जिया है और उससे जो हमने सीखा है, उससे जो हमने लिया है, ये हम्म। वहां से है। मतलब इसका क्रेडिट है या अच्छा या बुरा, दोनों तरह से। मतलब ये हम्म। अच्छाई है अगर हमारी तो, और ये अगर बुराई है तो इसके पीछे हम ही हैं और कोई नहीं है। हम्म। तो ये हम्म। खुद का हम्म। जीवन को जो जिया है, जीवन को देखने इसका का नुकसान नजरिया, होता है आपको या फायदा? खूब 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 नुकसान होता है। तो होता है तो होता रहे, अब है तो हम्म। है, नुकसान है तो है। आपने आपने अभी 2-3 दिन पहले एक पोस्ट डाल दी। जी। हम्म। हाँ, खैर हाँ। है। आपने अभी एक पोस्ट डाल दी 2-3 दिन पहले, जिस पर काफी मित्रों के आपको फोन आए और मुझे भी आए। आपने लिखा कि मैं जब भी किसी के लाइव पर जाऊंगी तो मैं उसकी एक फीस लूंगी। और ये बड़ा प्यारा शब्द आपने लिखा। आपने अमाउंट नहीं लिखा, आपने पैसा नहीं लिखा, आपने लिखा मैं उसकी फीस लूंगी। तो इस पर काफी लोगों ने आपको फोन किए, जो आपसे बड़े होंगे उन्होंने किए, और जो मान लीजिए हमारे जैसे छोटे हैं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि ये क्या कर रही हैं आप, मतलब हम जैसों का क्या होगा। ये आपने क्या सोच के डाली, और क्यों आपने डाली? मतलब आप ऐसा सच में सोचती हैं, आप ऐसा करने वाली हैं, आप कर तो हाँ, चुकी ही हैं एक्चुअली। नहीं, हमने फीस ली है तुमसे, ये बता दो सबको, क्योंकि ये सच है। ठीक है। और जो देखो, ये है क्या कि आ, हम जो बात कह रहे हैं वो बहुत साफ ये कह रहे हैं कि देखिए, आप हमसे किसी को कंपेयर मत कीजिए, और हमारा कंपैरिजन अपने आप से मत कीजिए। ये बहुत पर्सनल चीज है, किसको क्या ठीक लगता है। ठीक है, किसके तई कौन सी बात सही है। हर एक का सही गलत अपना होता है। जरूरी नहीं है कि जो बात मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी सही हो, या जो दूसरे के लिए सही है वो मेरा सही गलत मेरे साथ है। जैसा कि हमने बताया कि 80-85 वीडियोस है लाइव, रोज हम आए हैं शाम को 6 से 7 बजे। समाज के प्रति एक जो कलाकार की जिम्मेदारी होती है बुरे वक्त में,
उस जिम्मेदारी को हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया है, उसे हम निभा चुके हैं। लेकिन एक जो दूसरी बात है कि समाज की भी कलाकार के प्रति कोई जिम्मेदारी होती है, तो समाज यदि उस बात को स्वयं नहीं समझता तो उसे समझाना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात यह कि अपने पेज पे लाइव हम अभी भी आएंगे, जब भी हमारा मन करेगा हम आएंगे, और उसके लिए हम किसी से पैसा मांगना नहीं शुरू कर देंगे कि हम लाइव आ रहे हैं अपने पेज पे, आपका मैंने जो है वो मनोरंजन किया या रंजन किया या मैंने आपको समय दिया इसलिए आप मुझको फीस दीजिए, नहीं, वो हमारी मर्जी है। लेकिन आयोजक की बात है, कोई आयोजन करता है, ठीक है, आप आयोजन अगर कर रहे हैं और आप किसी कलाकार को बुला रहे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है। आप ये बताइए कि आपके पेज पे हम क्यों आए, उसके पीछे कारण बताइए। अगर हमको लाइव आना है तो हमारे पास हमारा प्रोफाइल है, हमारा पेज है, हम उस पे लाइव आएंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि आजकल इसको एक पूरा एक बाजार बन गया है, इसको एक धंधा बना लिया गया है, एक कारोबार बना लिया गया है कि मेरा प्लेटफॉर्म है, आप आइए, और उस पे भी एकल काव्य पाठ होता है, मतलब कोई इंटरव्यू भी नहीं लेता, कोई आपके होस्ट भी नहीं होता। तो ये क्या है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। अपने लिए, मैं दूसरों के लिए नहीं कह रही हूँ, जिन्हें ये अच्छा लगता है उनके लिए बिल्कुल अच्छा है और बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इतना कर चुकी हूँ इसलिए मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमें नहीं करना है। और जो भी आयोजक है अपने पेज पे अगर हमको बुलाता है तो एक तो उसके होस्ट होना चाहिए, और दूसरी बात है निश्चित रूप से फीस होनी चाहिए, हमें चाहिए फीस। लेकिन ये दूसरों के लिए उलट भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए लोग हैं जिन्हें सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, वो उसको अवेल करें। तो ये सबके लिए अलग अलग है क्राइटेरिया, मेरा यही है बस, अब तो यही है तो है हर बात पर है तो है। खैर, मैं आपकी इस बात के लिए मैं आपको दिल से बधाई भी देता हूं, जो हौसला आपने किया है। और सबसे अच्छी बात पता है दीप्ति जी, जो मुझे लगती है, मैं इतना मेरा आपसे वास्ता पड़ता है कि आपने अभी भी जहां इस बात को खत्म किया, आपने कहा कि जो जैसा निर्णय लेते हैं, जैसी जिसकी परिस्थिति है, ऐसा नहीं है कि ये जो निर्णय दीप्ति जी का है वो सब वैसा ही लें। मेरे नहीं। लिए कोई एक परिस्थिति में अलग निर्णय हो सकता है, जो हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए अलग हो सकता है। एक चीज अच्छी बात आपने कही, होस्ट का होना जरूरी है, मतलब मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अगर कुछ लोग ऐसे पेज पर आपको बुलाना चाहें जो होस्ट ना करना चाहते हो, तो मेरा नंबर दीप्ति जी के पास है, मेरा काम चल सकता है, मतलब घर में बैठे हुए। लेकिन हाँ, मैं एक चीज यहाँ से जरूर कहता हूँ, पेड हो या मित्रता में हो या जिस भी तरह हो, जो भी लाइव इस समय पर चल रहे हैं, दीप्ति जी के कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि लाइव से कहीं, क्योंकि लाइव तो सबसे पहले मुझे लगता है शुरुआत में दीप्ति जी ने शुरू किया था। लाइव होना इसलिए जरूरी है कि हम इतने सारे कवि लोग अपने घरों में बैठे रहे, कोरोना काल में जितने भी लोगों ने लाइव किया, आयोजन किए लाइव के, उन्होंने एक तरह से एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य किया। क्योंकि शाम को पहले हम लोग फ्री होते थे, न्यूज देखते थे और वो गाली गलौज देखते थे। अभी अगर आप इस वक्त भी देखें तो कम से कम 10, 20, 50 लाइव चल रहे होंगे सोशल मीडिया। दीप्ति जी, यूं तो दीप्ति जी की काफी सारी किताबें आई हैं, जैसे सबसे पहली किताब बर्फ में पलती हुई आग। मैं साक्षी उस वक्त का हूँ, उस लम्हे का, जब उसका लॉन्च हुआ था। मैं तब दिल्ली में था और दिल्ली में इसका लॉन्च हुआ था। और है तो है, यहाँ वहाँ कहाँ, बात दिल की कह दें, तो कई किताबें हैं। अभी आप जहाँ खड़े हैं, काफी लोग इस बात को जानते हैं, जुड़े हैं। जो मैं आपसे एमएमएच कॉलेज की बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे कॉलेज के दिनों की बात करना चाहता हूँ, जब आपने शुरू किया था और जिन दिनों आप एमए कर रहे थे हिंदी से। हाँ जी, गाजियाबाद में कॉलेज है जहां से आपने एमए किया हिंदी का, और डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का उस समय आपको साथ मिला, सानिध्य मिला। उन दिनों की कुछ यादें अगर आप बता सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हम बताते हैं। अच्छा, एक तो ये जो बर्फ में पलती हुई आग है ना, उसका जो शेर है वो ये है कि बर्फ में पलती हुई मैं एक अजब सी आग हूँ, जिसने भी कोशिश समझने की उलझता जाए। ये है वो शेर, ठीक है, अजब सी है, अजनबी नहीं है। उलझता जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत है। हाँ, बर्फ में पलती हुई मैं एक अजब सी आग हूँ, जिसने भी कोशिश समझने की उलझता जाए। एमएमएच कॉलेज का तो सबसे अच्छा जो एक वाकई, मतलब जब हमने एडमिशन लिया तब तक हमें नहीं पता था कि डॉक्टर कुंवर बेचैन कौन है। जब
एडमिशन हुआ और लोगों ने हमको बताया कि आप हिंदी से हमें कर रही हैं और आपको मालूम है कि वहां पे तो आप जाएंगी तो डॉक्टर कुंवर बेचैन मिलेंगे आपको। तो अच्छा, डॉक्टर कुंवर बेचैन कौन है? अरे तुम नहीं जानती हो, बहुत बड़े कवि हैं। और अच्छा, नहीं नहीं मालूम था तो नहीं मालूम था। लेकिन जब एडमिशन हुआ और जब गए और जब सर को देखा तो अब अरे ये डॉक्टर कुंवर बेचैन, इनको तो हम जानते हैं। और फिर जिस तरह से वो टाइम जो था, डॉक्टर जेसी राय उस समय हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, द्विवेदी सर थे, मिश्रा सर थे। और वो जो समय था एक, पता नहीं आज की स्थिति क्या है नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त हम लोगों का जो आपस में मतलब गुरु शिष्य जो परंपरा थी वो बहुत दृढ़ थी। मतलब जो शिष्य का जो गुरु के प्रति जो भाव होता है ना, वो वाकई वही था जो जो ग्रहण करने वाले का होता है। हम उनसे कुछ लेते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं। और उनका जो भाव था वो बिल्कुल वही, जैसे कोई अपने बच्चे के साथ होता है कि किस तरह से उसको कहाँ पे टोकना है, कहाँ बताना है, कहाँ आगे बढ़ाना है, उस किस्म की चीजें। सर का तो एक बड़ा मजेदार किस्सा है, जब फेयरवेल वगैरह होता था तो सब ऑर्गेनाइज करते थे तो उसमें टाइटल दिए जाते हैं। स्वागत। हाँ, तो डॉक्टर साहब को टाइटल दिया था हमने कि ये शायरों के दिल भी अजीब होते हैं। संतोष आंटी का नाम है डॉक्टर साहब की पत्नी, डॉक्टर कुंवर बेचैन के। तो टाइटल दिया था ये कवियों के दिल भी अजीब होते हैं, संतोष घर में है ये बेचैन रहते हैं। तो इस किस्म की चीजें जी, कुंवर बेचैन साहब की जो सरलता है ना, उससे तो सभी लोग जो भी साहित्य से जुड़े हैं वो जानते हैं। वो इतने सरल हैं कि मैं जब पहली बार मेरी 2014 में जब मेरा पहला संकलन आया तो मैं कुंवर साहब के घर गया उनको प्रणाम करने। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं गाजियाबाद शहर से हूँ, जो डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर रमा सिंह के नाम से जाना जाता है। वहां से एक लोग निकले हैं। गाजियाबाद कई और भी कारणों से चर्चा में रहता है, लेकिन मैं उसको गाजियाबाद की असली पहचान नहीं मानता। गाजियाबाद एक साहित्यिक जगह है, मैं क्योंकि वहां से दीप्ति मिश्रा भी पढ़ के निकली है, ये इस रूप में भी माना जाए तो मैंने उनके अपनी पांडुलिपि मैंने उनको दी, तो उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि शुभकामनाएं लिख के भेजी, उन्होंने उस पूरी पांडुलिपि को पढ़ा और उसमें जो जो खामियां थी, जो भी वर्तनी के या जो भी उसमें गलतियां मेरी तरफ से रह गई थी, उसको उन्होंने ठीक किया। फिर जब वो उसके विमोचन में आए, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी थे, काफी लोग थे, तो उनको मैंने किताब भेंट की, बड़े हैं, गुरुतुल्य हैं, मेरे पास आज भी रखे। उन्होंने वो मुझे 101 रुपए दिए और बोले कि नहीं नहीं, ये तुम रखो रखो, तुम ये तुम अपने पास रखना हमेशा। तो ये जो उनकी सरलता है ना, ये जो सहजता है, वो इसके लिए तो जाने जाते हैं। मैं इस मंच से डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल। जी, हमको भी ये कहना है, और हमारे पास भी बहुत सारे 101 रुपए रख के हर रचना पे जब भी जो है उनको जो अच्छी लगी, सर ने हमेशा दिया है वो 101 रुपए। मतलब बच्चों को भी दिए हैं कभी, मतलब वो 101 कई रखे हैं, बंडल बना हुआ। ये उनका प्रेम है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद। दीप्ति जी, पूनम पांडे जी हैं दैनिक जागरण से, नमस्कार कह रही हैं आपको। मनवीर मधुर ओज के बहुत बड़े कवि हैं। सरिता जैन जी, आपका आभार करता हूँ। प्रमोद कुमार जी, मैं बीच बीच में शामिल कर रहा हूँ क्योंकि अच्छी हाँ खासी बिल्कुल, संख्या मैं, जरूर। पता है, मैं इस बात के लिए फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जो प्रेम हम लोगों के पास है कि इस समय पर 7 बजे के लाइव में, मेरा पहला ये लाइव है और मेरे पेज पर बहुत ज्यादा लोग अभी उसमें भी नहीं है जो फॉलोअर्स हैं, इतनी संख्या में मित्र हैं। मैं इस धन से अभिभूत रहता हूँ और मैं उन सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी को यहाँ से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। दीप्ति जी, मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शूटिंग की तरफ आते हैं। साहित्य के बारे में हमने काफी बात की। मैं चाहता हूं कि जब आप तनु वेड्स मनु कर रहे थे, लोग मुझे किसी ने पर्सनल मैसेज में भेजा है, कंगना रानावत जी के साथ काम करते हुए आपका कैसा अनुभव था, माधवन जी के साथ कैसा अनुभव था, उस शूटिंग का कोई ऐसा किस्सा मजेदार जैसे कि अक्सर आपके साथ हो जाते हैं, कोई अगर है तो शेयर कीजिए हमारे साथ। अच्छा, कंगना बहुत प्रोफेशनल है और बहुत कट टू कट है। मतलब वो ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करती, बहुत सारा टाइम वो सेट पे आएगी, बैठेगी, शॉर्ट्स देखेगी सब। मतलब लेकिन वो
काम उसका जो है ना, मतलब काम के लिए उसका बहुत ज्यादा डेडिकेशन है, काम के प्रति वो इनफैक्ट जब दूसरा सेकंड तनु वेट्स मनु कर रहे थे हम लोग, तो वो जो दत्तो वाला कैरेक्टर है उसके लिए उसने इतनी मेहनत की, और हम लोग कहते भी थे, मतलब हम तो उसी से कहते थे कंगना से, हमने कहा कंगना तो आई तो लव दत्तो, मतलब हमको तो मेन हीरोइन का मतलब नहीं, हम तो दत्तो ही हमको अच्छी लगती है, इस कदर वो उस रोल में चली गई थी, हंसती थी वो। और सेट पे एक ये है कि मालूम नहीं दुनिया क्या बोलती है, बट उसका व्यवहार बहुत अच्छा, मतलब हम लोग की जो टीम थी पूरी की पूरी, वो इट वाज जस्ट लाइक अ फैमिली। तो हम लोग बैठते थे, इवन आनंद राय जी उनको खाने के बहुत शौकीन थे, तो वो जब भी ब्रेक होता था लंच टाइम ये सब, तो वो इतनी सारी डिशेज आती थी और सब हम लोग बैठ के, तो बाकायदा ये होता ये खाइए, ये टेस्ट किया तुमने, ये टेस्ट किया तुमने, ये नहीं किया, हम एक की प्लेट से दूसरी की प्लेट से लेके, ये वो बड़ा अच्छा माहौल था। और माधवन बहुत डिसेंट इंसान है, मतलब जिसको कहते हैं ना डाउन टू अर्थ। माधवन हमने नहीं देखा स्टार या एक्टर कोई ऐसा इस लेवल का कि ठीक है हम पहली बार उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि सीनियर उम्र में सीनियर थे, और अगर हम जाते थे तो वो सीट देते थे, कुर्सी देते थे खड़े होके, तो ये बहुत बड़ी बात है। माधवन मतलब इस तरीके से, तो वो बहुत बढ़िया रहा। अच्छा एक मजेदार किस्सा बताते हैं उसका, एक तनु वेट्स मनु में जो फर्स्ट वाली थी, राजेंद्र गुप्ता जी, वो जब वो सियापा हो जाता है पूरा, और वो नदी के किनारे पिकनिक मना रहे हैं, और बीचों बीच नदी में उनको पता चलता है कि वो कहते हैं कि दत्तो जो हीरोइन है कि वो शादी नहीं करेगी, उसने मना कर दिया, और ये के रैना जी जाके बताने जाते हैं, और वो राजेंद्र गुप्ता जी बहुत जोर से चिल्लाते हैं वहां पे, लो हो गया ना, अब वो एक वर्ड है जो बोल नहीं सकते अभी। तो ये हो रहा था कि उसके रिएक्शंस जाने थे, हम लोग सब लोग नदी के किनारे बैठे हैं और सबके रिएक्शन जाने हैं कि क्या बोलना है सब। तो देखिए नाम ही भूल गए, जो राइटर है अपना, हमने उससे पूछा बताओ हमें क्या बोलना है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या डायलॉग है, बोले दीप्ति जी आप रिपीट कर दो। तो हमने कहा हम रिपीट कर दे, बोले हाँ कर दो। तो उसमें वो रिएक्शन आया, हमने वो गाली रिपीट की है। और जब हमने रिपीट की तो मतलब ये था कि उसके बाद मतलब पूरी यूनिट हंसते हंसते, आनंद जी 15 मिनट हंसे, बोले अब अगला टेक बाद में पहले हंस ले। और वो बड़ी टिपिकल गाली है, यूपी वाली है एकदम, कुछ सुनिएगा कभी राजेंद्र गुप्ता जी। स्पॉन्टेनियस क्या हो जाता है कब नहीं मालूम। स्पॉन्टेनियस की जहां तक आपने बात की दीप्ति जी, मैं अगर आपको इसके अलावा एक घटना याद दिलाऊं तो आपको शायद याद आ जाएगा, पता नहीं आप ये घटना इस समय याद दिलाना चाहेंगी नहीं चाहेंगी। अभी तो दीप्ति जी बड़े बड़े सेट्स पर काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं। आपको जमुना किनारा याद है दीप्ति जी? हम लोग एक सीरियल कर रहे थे और आप झुग्गी झोंपड़ियों में जाके खाना बनाया करती थी। ऐसा नहीं कि वो पैसे कमाने के लिए बनाती थी, उनको अच्छा लगता था। याद है आपको? हम सीरियल करते थे दिल्ली में। अरे सच्ची में वो योगेश जी का सीरियल था, और योगेश जी का था, नवीन भास्कर थे, और शैलेंद्र भाई थे उसमें साथ में। थे रजत भल्ला थे, काफी लोग थे। हाँ, हम लोग झुग्गी झोपड़ी वाले ही बने थे, और मतलब वाकई झुग्गी झोपड़ी, मतलब रियल झुग्गी झोपड़ी में हमने शूटिंग भी की थी, और उसी में हाँ तो बड़ा मजा आया था। घर आप लोगों ने पता नहीं देखे या नहीं देखे, हमने अंदर से उनका घर जाके देखा है। उनके घर में मतलब बाहर से जो झुग्गियां दिखती हैं, उनके घर में टीवी था, उनके घर में कूलर था, और लेकिन वो खाना जो था वो चूल्हे पे, और वो खाना बना रही थी लेडी, उसको देख के मतलब उसने सब्जी काटी, आलू काटा, प्याज काटा, लहसुन जीरा मिर्चा, मतलब उसने तेल डाला, उस खूब सारा ज्यादा सा तेल डाला, उसमें लहसुन प्याज और टमाटर, लहसुन प्याज डाला, भुना से टमाटर डाल दिया, फिर उसके बाद उसने आलू डाल दिया और खूब सारा पानी। और उसके बाद तो हमें तो देख के लालच आ रहा था, काम खाएंगे। उसने खिलाया हमको, इतनी टेस्टी सब्जी थी, इतनी टेस्टी सब्जी थी वो
कि मतलब हम बनाते हैं कभी कभी घर में वो वाला झोर जिसको बोलते हैं ना, खूब सारा पानी और आलू की सब्जी। तो आपने आपने वहीं से सीखी? हाँ, हमने वहीं से सीखी। आपने वहां से सीखी, शूटिंग के बीच में झुग्गी झोपड़ियों में जाकर जो आप काम करते थे? हाँ हाँ, बिल्कुल। दीदी जी, हम लोगों ने जितना भी उस समय पर दिल्ली में शूट किया, अभी भी आप कभी कभी दिल्ली जाते हैं शूट करने, मैं भी जाता हूँ, और मुंबई में जो भी आप काम करते हैं, क्या फर्क नजर आता है? जैसे अभी हम उन लोगों में से, तमाम लोगों को, जिनमें से काफी लोग टच में भी हैं, कुछ लोग छूट भी गए हैं पीछे दिल्ली में, हम लोग याद करते हैं, परिवार की तरह थे हम लोग सारे के सारे। अभी का जो हम शूट करते हैं यहाँ पर, जो आप शूट करते हैं, और जो हम दिल्ली में उस समय करते थे, उसका कोई फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इनफैक्ट क्या है कि बहुत प्रोफेशनल है यहाँ पे सब कुछ, और वहां पे बहुत पर्सनल सा था। जी। वहां हम लोग जब शूट करते थे तो हमें हम्म। याद है अपना मेकअप और अपना कॉस्ट्यूम लेके दौड़े चले जा रहे हैं शूटिंग के लिए। शूटिंग करनी है। कॉस्ट्यूम भी खुद लिए जा रहे हैं गाड़ी में हाँ। भर के। मेकअप का भी रहता था सब कुछ की नहीं ये कहना। यहाँ पे हर चीज प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी आपको लेके नहीं जाना है, लेकिन हम्म। इतना ज्यादा प्रोफेशनल है सब कुछ कि अपने अपने केबिन में या अपनी अपनी वैन में बैठे रहते हैं। बहुत कम होता है कि एक दूसरे से इंटरेक्शन हो। सेट पे जाते हैं, हाय हेलो हम्म। हाउ आर यू, लुकिंग नाइस, वेल डन, ये 4-5 रटे रटाई से शब्द है जो होते हैं। शूट होता है, ज्यादा टेंशन इस बात का होता है कि सामने वाले का डायलॉग मुझसे बेहतर ना हो जाए। उस जमाने में ऐसा कुछ जानते ही नहीं थे, ये सारी चीजें मालूम ही नहीं थी, तो वहां तो ये तो सीन अच्छा हो जाए, एक ही सोच थी। और हम्म। पूरी टीम जो थी हम्म। वो ये ना प्रोफेशनलिज्म कम था, तो हमारे बीच में राइवलरी कम थी, हम्म। एक दूसरे से कंपटीशन नहीं था। यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन बहुत अच्छी बातें भी हैं क्योंकि सीखने को मिला है, नया जानने को मिला है, बेहतर जानने को मिला है, टेक्निक्स जानी है, समझी। माहौल का फर्क है, लेकिन ये होता है कि एक टीम के साथ जब आप लंबे वक्त तक काम करते हैं तो फिर वैसा ही माहौल हो जाता है। मतलब फिर बहुत सारे सीरियल्स ऐसे हैं जिसमें जब हम लोग का सीरियल खत्म हुआ है यहाँ दिल्ली में, बॉम्बे में, तो वाकई हम लोग ऐसे हक करके रोए हैं एक दूसरे को कि अब हम लोग शूट नहीं करेंगे साथ में। तो दोनों जगहों का अलग अलग है, लेकिन यहाँ वक्त लगता है थोड़ा एक दूसरे के साथ जेल करने में। सेट पे तो जेल होता है, शूट करते वक्त तो बहुत प्रोफेशनल है, थारो प्रोफेशनल, एकदम जेल कर जाते हैं हम अपने अपने कैरेक्टर्स में। लेकिन कैमरे के पीछे और उसमें एक दूसरे के साथ जेल करने में, दोस्ती करने में, वो तो सब बहुत पॉलिश्ड है लोग, तो आप जान भी नहीं पाओगे कि किसके मन में क्या है। वो सब बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वाकई दोस्ती हो जाने में उसमें वक्त। हम्म। हम्म। दीप्ति जी, डॉक्टर रमा सिंह जी ने लिखा है कि 101 रुपए कुंवर साहब ने आदरणीय नीरज जी को भी दिए और आदरणीय सोम ठाकुर साहब को भी दिए, तो ये 101 रुपए का जिक्र यहाँ हुआ। जो पुराने दोस्त हैं दिल्ली के तमाम, शैलेंद्र जी हों, नवीन भास्कर हों, योगेश जी हों, जो रजत भल्ला उसमें थे, हम जितने भी लोग, अजय त्रहन भाई, हम लोग सब साथ में थे, हमने उनको यहाँ याद किया। दीप्ति जी, डॉक्टर आदरणीय रमेश यादव जी ने लिखा है, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। मीनाक्षी जी जी जी, मीनाक्षी जी विशा जी ने आपको नमस्कार लिखा है। और मुझे रमेश यादव जी ने लिखा है कि दीप्ति जी से कुछ कविताएं, गजलों का निवेदन करें। आप जो भी सुनाना चाहें, क्योंकि दरअसल क्या है कि आपसे 2-3 घंटे भी बात की जा सकती है। मुझे याद है कई बार 7 बजे हम लोग मिलते हैं, 12 बजे तक हम लोग विदा नहीं होते हैं, तो 1 घंटे में सब समेटना मुश्किल है, लेकिन आपसे सुनने का जो लालच है वो हम सबको है। तो आप जो भी आप सुनाना चाहें, मैं चाहूंगा कि इस वक्त पर आप अपनी कोई एक रचना, 2 रचना, जो भी आप चाहें वो लोगों तक रखें। ओके, तो हम सुनाते हैं, चलो क्योंकि ये है, ये हम सुना रहे हैं किताब से। इसका शीर्षक है किताब। मुक्त छंद में है, आराम से पढ़ते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ये है कि किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है, किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है, शायद इसीलिए जिंदगी में आने वाले हर व्यक्ति को
किताब की तरह बांच डालती हूँ। किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है, शायद इसीलिए जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को किताब की तरह बांच डालती हूँ। कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता तो कोई क्षणिका के रूप में होता है। कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता तो कोई क्षणिका के रूप में होता है। कोई महीनों, कोई हफ्तों, कोई घंटों तो कोई क्षण भर को मेरे मानस को उद्वेलित करता है। कोई साहित्यिक धरोहर सा मेरे मन के किताब घर में सहेज लिया जाता है। कोई साहित्यिक धरोहर सा मेरे मन के किताब घर में सहेज लिया जाता है तो कोई अश्लील पुस्तक सा फाड़ कर हवा में उड़ा दिया जाता है। तो कोई अश्लील पुस्तक सा फाड़ कर हवा में उड़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ निरर्थक नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ निरर्थक नहीं होता। बुरा, गंदा, अश्लील सब सार्थक है। बुरा, गंदा, अश्लील सब सार्थक है। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अच्छा, स्वच्छ और शिष्ट उजागर होता है और मेरे व्यक्तित्व में एक नया निखार आता है। अच्छा, स्वच्छ, शिष्ट उजागर होता है और मेरे व्यक्तित्व में एक नया निखार आता है। लेकिन अब मैं इन किताबों को पढ़ते पढ़ते उकता गई। लेकिन अब मैं इन किताबों को पढ़ते पढ़ते उकता गई हूँ। सभी कहानियां एक सी तो होती हैं। सभी कहानियां एक सी ही तो होती हैं। खूबसूरत जिल्द में मड़ी हो या फुटपाथ पर पड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है, सार तो सबका एक ही है। खूबसूरत जिल्द में मड़ी हो या फुटपाथ पर पड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है, सार तो सबका एक ही है। कहीं लेखक बड़ा तो शब्द छोटे, कहीं शब्दों में सार तो किरदार तार तार। कहीं लेखक बड़ा तो शब्द छोटे, कहीं शब्दों में सार तो किरदार तार तार। अजीब घालमेल है, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। अजीब घालमेल है, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। किताबें तो पूरी हैं पर कहानियां अधूरी। अजीब घालमेल है, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। किताबें तो पूरी हैं पर कहानियां अधूरी। बस इसीलिए अब मैं लोगों को किताबों की तरह नहीं पढ़ती, उन्हें पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करती। बस इसीलिए अब मैं लोगों को किताबों की तरह नहीं पढ़ती, उन्हें पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करती। जब जो पन्ना खुल जाता है, पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ। बंद अध्याय को बंद ही रहने देती हूँ ताकि पढ़ने का चाव बना रहे, कुछ नया होने का भ्रम बचा रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितना मुक्त कविता भी कितने बेहतरीन अंदाज में आपने सुनाई। कितने सारे कमेंट्स, कितने सारे कमेंट्स, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत महीन सी बात आपने कही और बहुत विस्तार के साथ कही। बहुत बहुत आभार, आपने हम सब की ये बात मानी। और मुझे एक ये भी गुजारिश मेरी आपसे है कि कोई एक गजल, देखिए आपकी इतनी खूबसूरत, मेरे पास सारी किताबें चुराई हुई नहीं है, गिफ्ट मिली है मुझे। मैं जो लिखा हुआ है वो दिखा सकता हूँ कि उन्होंने मुझको ये गिफ्ट की थी, तो मेरे पास है। अगर यहाँ वहाँ कहाँ के बारे में इसमें से कोई एक गजल, कोई एक कविता अगर आप सुनाए तो बहुत खुशी हो। गजल सुनाए, कौन सी सुनाए? वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है। वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास गजल नहीं अगर आप सुनाए तो। हाँ, है। क्या बात जी। वो वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके सुख में खुश हो, उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। जिसको मेरे रंजो गम का रत्ती भर एहसास नहीं,
रत्ती भर आभास नहीं। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ, जिसको मेरे रंजो गम का रत्ती भर आभास नहीं है। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का कृष्ण कन्हैया। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का कृष्ण कन्हैया। उससे क्या फरियाद करूं अब, दिल ही जिसके पास नहीं है। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का कृष्ण कन्हैया। उससे क्या फरियाद करूं अब, दिल ही जिसके पास नहीं है। बिन पानी की मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। एक जरा सा दिल टूटा है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। एक जरा सा दिल टूटा है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। सागर दरिया बादल नदियाँ सबके सब नाकाम हुए हैं। सागर दरिया बादल नदियाँ सबके सब नाकाम हुए हैं। ऐसे कैसे बुझ जाएगी ऐसी वैसी प्यास नहीं है। सागर दरिया बादल नदियाँ सबके सब नाकाम हुए हैं। ऐसे कैसे बुझ जाएगी ऐसी वैसी प्यास नहीं है। वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं। थैंक यू। तो रवि जी जो है कहीं गायब हो गए हैं, हम कुछ और सुना देते हैं। और ये है कि दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। ऐ मेरी खाना बदोशी ये कहाँ ले आई तू। ऐ मेरी खाना बदोशी ये कहाँ ले आई तू। घर में हूँ मैं और मेरा घर मुझे मिलता नहीं। और है कि ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ। ये बला के पैतरे, ला के ये साजिशें मेरे साजिशें खिलाफ। मेरे खिलाफ। रायगा है मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। और है कि सब यही समझे नदी सागर से मिलकर थम गई। सब यही समझे नदी सागर से मिलकर थम गई। पर नदी तो वो सफर है जो कभी थमता नहीं। आखिरी शेर है कि वक्त बदला लोग बदले, मैं भी बदली हूँ मगर। वक्त बदला लोग बदले, लोग बदलते। मैं भी बदली हूँ मगर। एक मौसम मुझ में है जो आज तक बदला नहीं। क्या बात है, दिल क्या से। बात। थैंक मैं यू। गायब नहीं हुआ था। मैं सुन रहा था आपको, और मैं ये कोशिश हाँ, करता हूँ कि जिस हाँ, वक्त कोई भी प्रस्तुति हो, उस वक्त जरूरी नहीं है कि मैं भी फ्रेम में रहूं। मैं गया, लौटने नहीं दे रहा था दरबान मुझे वापस। ये जो टेक्निकल दरबान है ना, तो मैं सुन रहा था कि आपने कहा कि रवि गए, लेकिन जैसे स्टूडियो में दरबान खड़े होते हैं तो वो दिखते हैं। यहाँ जो दरबान खड़े हैं टेक्निकल प्रॉब्लम में, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं किधर से घुसूं, मुझे जगह नहीं मिल रही थी। अच्छा किया आपने, ये एक्टर हमें होने का कुछ फायदा है कि आपने उस संभाला उस बीच में आपने। मैं मतलब इतने सारे इतने प्यारे प्यारे मित्र इस समय लाइव हैं, साथ में हैं, और वो सब सुन रहे हैं। सब बीच बीच में सभी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारी टीम के जो लोग हैं वो तो धन्यवाद साथ साथ कर ही रहे हैं। दीप्ति जी, आपका एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, कि जो आपने लिखा था कि बस अब हंसी में बात को टाला न जाएगा, इस दिल से अब वो शख्स निकाला न जाएगा। और जिस शेर पर मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं आगे, कि हमसे रहो अब दूर जमाने की हसरतों, हमसे रहो अब दूर जमाने की हसरतों, अब रोग हमसे कोई भी पाला न जाएगा। तो आप कभी तो ये लिखते हैं कि अब हमसे रोग कोई भी पाला न जाएगा, फिर मैं देखता हूं कि आप नई नई चीजों की शुरुआत करते हैं। आपने एक गैंग बनाया मुंबई में आने के बाद। ये गैंग जो शब्द है, जब आप
गाजियाबाद से पढ़ाई करके आते हैं, लखीमपुर खीरी से आपका रिश्ता हो और दिल्ली में आप काम करके आए और गैंग आप बनाते हैं, तो गैंग का मतलब देखिए, ये मैं बात लाइव में बोल रहा हूँ कि ये गैंग बाज भी हैं। तो आपने गैंग ऑफ सिस्टर्स जो बनाया, सिस्टर गैंग्स, जो गैंग सिस्टर्स जो आपने बनाया, उस ये क्या मतलब अक्सर लोग गैंग से डर जाते हैं, लेकिन ये ऐसा गैंग है जिसको लोग प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, अपने घर बुलाते हैं, गैंग के घर चले जाते हैं। मैं भी उस गैंग का एक छोटा मोटा हिस्सा हूँ। जैसे होता है ना, बड़े हिस्से होते हैं, कोई स्टैंड गन लेके घूमता है, कोई, तो हम कुछ छोटे मोटे चक्कू वाले भी होते हैं साथ में, तो हम वो चक्कू वाले हैं, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ। इस गैंग सिस्टर्स के बारे में कुछ बताइए प्लीज। हाँ जरूर। ये आ, देखो, ये भी अजब इत्तेफाक है। लोग ऐसा कहते हैं, ये दुनिया ऐसा मानती है कि भैया ये मतलब दो दो स्त्रियां एक साथ नहीं हो पाती हैं, और वो क्रिएटिव। यहाँ पांच पांच स्त्रियां हैं जो पांच पांच। पूरी तरह से, पांच, और पूरी तरह पांच, से हाँ। क्रिएटिव हैं। हाँ, हाँ। तो ये हम लोग कल बहुत दिनों से सोच रहे थे, हम लोग मिलते थे और सोचते थे कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, लेकिन क्या ये समझ नहीं पाते थे। हमारे गैंग में है लता हया, प्रज्ञा विकास, कविता गुप्ता, अर्चना जौहरी और ये खाकसार। तो हम ये पांचों अक्सर मिलते थे, हम लोग बातें होती थी खूब सारी, साहित्यिक चर्चा, परिचर्चा, क्रिएटिविटी पे बहुत सारी। लेकिन कभी ये हुआ कि चलो हम लोग मिलके कुछ करते हैं। और ये हम लोग मंगल नसीम जी आए थे और उनकी एजाज में नशिस्त रखी थी, तो हम सब लोग थे, बड़ी अच्छी सी नशिस्त रही। फिर वो जा रहे थे, उनको छोड़ने जा रहे थे हम लोग, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा गैंग बना रखा है एकदम अच्छा। और फिर गैंग तो है, क्योंकि हाँ, उनसे जब वो कहते थे ये नहीं खाएंगे तो कहते थे खाना पड़ेगा, वो कहते थे खाना मैं ये पड़ेगा। नहीं सुनाऊंगा तो वो सुनाना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें ठीक है, प्रेम से सब कुछ था, लेकिन थी तो धमकी। जी। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो पूरा गैंग बना लिया है। और उसी समय ये क्लिक किया प्रज्ञा विकास को, बोली ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब हम तो अपने ग्रुप का नाम जो है गैंग सिस्टर्स रखते हैं। गैंग तो सिस्टर्स रखते हैं। हाँ, तो वो गैंगस्टर से जो है, फिर वो गैंग सिस्टर हुआ, फिर बन गया। तो फिर उसके बाद तो हम लोग रुके ही नहीं, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। और हम पांचों उसमें मतलब अपनी अपनी तरह से पूरा योगदान दे रहे हैं। और पांचों एक से एक हैं गैंगस्टर्स। गैंग सिस्टर्स की जगह गैंगस्टर्स मैं बोल रहा हूँ। तो गैंगस्टर। कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने मन बनाया, वैसे तो आप पांचों अपने आप में पांचों ही काफी हैं अपने आप में, लेकिन आप अलग अलग प्रस्तुतियां, गैंग सिस्टर्स साहित्यिक आयोजन भी करता है। और कई बार जैसे कुछ हमारे वरिष्ठ कवि, कुछ सम्मानित कवि जो मुंबई से, बाहर से मुंबई आते हैं, उनके लिए भी आप साहित्यिक शाम रखते हैं। मैं कई बार उसका हिस्सा रहा हूँ। लेकिन जी। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको किसी हाँ, को आपने कहा हो कि आओ हमारे यहाँ पर आज शाम को आना, उसने कहा हो मैं बिजी हूं, तो आपने गैंगस्टर्स वाली बात करके उसको जबरदस्ती बुलाया हो, या ऐसा कभी मौका पड़ा है? जैसे कविता सेठ जी के साथ आपने काफी कई इवेंट्स किए, तो उनको गैंग की तरह मनाया, प्यार से मनाया? इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, इतनी बड़ी सिंगर है कविता सेठ जी, तो उनको कैसे मनाया? अपने गैंग की भाषा में या कैसे? नहीं, कविता के साथ तो बहुत प्यारी रिलेशनशिप है, मतलब उसके जी। साथ जो आ, उसके साथ भी बड़ा अजीब है मामला। मतलब हम लोग बहुत आमने सामने रहते हैं, बीच में सड़क है, एक तरफ उसकी बिल्डिंग है, एक तरफ हमारी। और वो हमारी, हमें काफी दिनों से, मतलब हम दोनों ही लखीमपुर से वास्ता है दोनों का। तो हम्म। हम लोग जान भी रहे थे एक दूसरे को, समझ भी रहे थे, लेकिन मिलते मिलाते भी थे। एक दिन बस उसका फोन आया हमारे पास और बोली कि दीप्ति जी पैगोडा जाना चलोगी? हमने कहा हम्म। चलो। तो बोला है सच कह रही हैं आप, चलेंगी? हमने कहा हाँ चलो। हम्म। तो बस वो 15 मिनट के अंदर हम लोग चल पड़े, टैक्सी आ गई, हम दोनों चले। और फिर वो जेटी से इससे उससे, ये जो मलाड में पैगोडा है ना, वहां हम लोग पहुंच गए। और अब वो कमाल था, वो क्या कि हम दोनों किस मूड में थे, क्या माहौल था, किस तरह से वहां ये हो रहा था। उसने कहा कुछ सुनाइए, हमने कुछ सुनाया, कुछ उसने। अब वहां हुआ ये कि बैठे बैठे, मतलब हम पढ़ रहे थे और वो कंपोज कर रही थी और वो गा रही थी। तो वो जो तार जुड़े, नहीं मालूम वो किस किस्म का, वहां से जो हमारी बॉन्डिंग हुई,
और मतलब ये कहने में हमें जरा भी गुरेज नहीं है कि उसकी आवाज में जब हम अपनी गजल सुनते हैं तो हमें उससे भी और अपनी गजल से मोहब्बत हो जाती है, ऐसे नहीं है? दोनों चीजें कमाल है, आपका लेखन की भी कमाल है। मैंने क्योंकि वो आयोजन भी देखा है, आप लोग आपने भवंस में भी उसके लिए आयोजन किया था जब आपकी किताब वहां से। ल्यूमिनेंस ऑफ वर्स उसका नाम है। और उसमें हम जी लोग जी। बहुत मतलब वो हमारी गजलों को गाती है और हम बीच में पोइट्री रिसाइट करते हैं। और वो हम जी। लोगों ने जो पहला शो किया था वहां पे हम्म स्कॉन में, हम्म वो सुपर डुपर हिट जिसको बोलते हैं, मतलब लोग सीढ़ियों पे बैठे थे। हम्म। और वो कमाल का था, मतलब जो जी भी जी, वो था। उनकी आवाज माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज की, बुलंद आवाज की मालिक हैं वो। और आपकी जो रूह गजलें हैं, से गाती है, हाँ हाँ। बिल्कुल, वो रूह तक छूती है उनकी आवाज और आपकी गजलें। आम, अच्छा, रमेश जी ने कहा है कि हम भी एक गैंग बनाने वाले हैं, वेरी गुड। बनाइए फिर सुगंध हम गुप्ता आमने, ने हम कह रहे हैं बनाइए सुगंध, फिर आमने सामने होंगे गैंग सब लोग के। नहीं हम गैंग ऑफ ब्रदर्स बनाएंगे। गैंग ऑफ आतिश सिस्टर्स बना है तो हम लोग गैंग ऑफ ब्रदर्स बनाएंगे, है ना। बनाइए। उसमें उसमें हम बागी सारस्वत जी को रखेंगे, उसमें हम मतलब मजबूत मजबूत लोग रखेंगे। तो फिर साहित्य भी ऐसा हुआ करेगा, मतलब मजबूत, जो जितना मजबूत होगा उसकी महफिल में उतने ज्यादा लोग होंगे, उसकी कविता पे उतनी ज्यादा दाद दी जाएगी क्योंकि वो मजबूत है। इस तरीके से हाँ, आप होगा। लोग की मजबूती समझ में आ रही है। चलो। कर ऐसी कल्पना छोड़ दें। हमने बहुत सारे ऐसे दोस्तों की बात की कि जो जो आपको याद होंगे, बहुत समय आपको दिल्ली छोड़िएगा। सुगंध गुप्ता ने आपको नमस्कार कहा है। दूरदर्शन में बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत हाँ, अच्छी अभिनेत्री हैं, साथ में काम कर चुके हैं आप भी, मैं भी कर चुका हूं। उन्होंने कहा मेरा दीप्ति जी को नमस्ते कहिएगा और पूछेगा दिल्ली को भूल गई हैं क्या, मंडी हाउस की चाय भूल गई हैं या याद आती बिल्कुल नहीं। मंडी हाउस तो मतलब वो यादें तो भूल ही नहीं सकते कभी। वो बंगाली स्वीट हाउस, वो श्री राम सेंटर की चाय तो जहाँ की हो कभी है। नहीं भूल सकते आप तो है। शुरू से चाय वाले खेमे की हैं। चाय को लेके हाँ, कभी किसी बड़े सेट पर झगड़ा हुआ है दीप्ति जी? हुआ, मैं तो चाय पे तो लेके हर बेचारा जगह ही कमजोर झगड़ा हो गया। आदमी था चाय इसलिए को चुप लेके रहा मैं पहले दिन। जो मुझे वो, अब देखिए कितनी लगी होगी मेरे दिल को वो बात, कि आज हमें 20-22 साल की हम, दीप्ति जी 20-22 साल बाद भी मुझे वो बात याद है कि आपने चाय मुझसे शेयर नहीं की थी। मेरे दिल पे कितनी, अब तो ये मरते दम तक रहने वाली है, जाने वाली नहीं है। तो कभी कोई ऐसा ऐसा चाय को लेके कोई और पंगा हुआ है आपका कभी? नहीं, चाय को लेके तो मुझे हमेशा ही लगता है पंगा कि हो जाता है। दीप्ति जी का थोड़ा ये हो रहा है गड़बड़ नेट का। चाय को लेके हमारा पंगा हमेशा ही हुआ है और सेट पे स्पॉट बॉय भी सुन हमसे सकते हैं, परेशान हो देख जाता है। सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लाइव का एक ये भी है कि आप अपने क्लोजअप के कपड़े सिर्फ शर्ट वगैरह पहन लें, बाकी आप ना भी प्रेस करें तो चलता है क्योंकि दिखता नहीं है। लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि बीच बीच में आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है मुंबई में, क्योंकि बारिश है और बारिश की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, नेट की प्रॉब्लम आती हैं। मुझे लगता है कि दीप्ति जी आ गई हैं वापस। दीप्ति जी हाँ, के साथ सबसे अच्छी बात है कि जितने लोगों के साथ उनकी मित्रता है, ऐसा कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति के अगर बहुत पुराने आज भी साथ में हैं और वो लगातार उनके साथ हैं, मतलब ये मित्रता का प्रमाण है। दीप्ति जी के साथ जो लोग शुरू में थे वो आज भी जुड़े हैं, और जो जुड़े हैं वो जुड़े। दीप्ति जी वापस आ गई हैं। दीप्ति जी मुझे सुन पा रही होंगी जहां तक मैं समझ रहा हूँ। आप सुन बीच रहे में, थे। या तो आपने मुझसे बदला लिया होगा कि मैं 1 मिनट के लिए गायब हुआ था तो आप भी गायब हुए, कहीं ऐसी बात तो नहीं थी? नहीं, अब हम दोनों हैं ना। अब तुम अटक गए कोई बात नहीं। देखो यही लाइफ का अब हम कमाल दोनों, है। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों हैं। जी हाँ, जी। हाँ, तो जी। आ, दीप्ति जी, हाँ, दीप्ति जी, वंदना दिल्ली से, और बहुत हाँ, अच्छे साहित्यकार हैं। उनके उनके नॉवेल्स आ चुके हैं। उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा था मुझे पहले ही। हम्म, आप हम्म, आपने लखीमपुर से शुरुआत की, आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से, फिर हम्म, दिल्ली, फिर मुंबई महानगर, हम्म, और एक महिला जब हम्म, अपने पूरे जीवन को अपने हिसाब से डिजाइन करती है, ये भी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। कम से कम हमारे समाज में, हम मुंबई या महानगरों में बैठकर जो भी बात करें महिला सशक्तिकरण की या महिला की आजादी की, लेकिन हम सब जानते हैं जमीनी हकीकत क्या है। हम्म, उनका ये कहना है कि जो हमारी बहनें गांव देहात में अभी हैं, जो इस हम्म, सफर
कुछ चाहती हैं अपने हिसाब से करना, उनके लिए कुछ, क्योंकि आपने बहुत छोटी जगह से शुरू किया। छोटी जगह से मेरा मतलब यहाँ पर कस्बे से है, ना कि किसी में कद और किरदार की बात कर रहे हैं, और महानगर तक का सफर आपने अपने दम पर मुंबई जैसे शहर में किया है। उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगी? पहली बात तो लखीमपुर कस्बा नहीं है, जिला है लखीमपुर खीरी, ठीक है एक बार। और दूसरे सफर जब शुरू हुआ तो पापा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो ट्रांसफरेबल जॉब था, तो ऑल ओवर यूपी, लखीमपुर, सीतापुर, इलाहाबाद, बनारस, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर, ये सारे एरियाज में रहे हम लोग। और पढ़ाई हमारी इस तरह से हुई। शादी के बाद फिर हम गाजियाबाद आए, और वहां से गाजियाबाद से दिल्ली, और दिल्ली से फिर बॉम्बे का सफर हुआ। हमारा ये मानना है कि हम कोई होते नहीं है किसी को कोई संदेश देने वाले, क्योंकि सबका अपना जीवन है और सबकी अपनी यात्रा है। हमारी हम जो भी कहेंगे वो अपने एक्सपीरियंस से कहेंगे, ठीक है। हमें देख के, हमारी यात्रा को देख के, उसे समझ के कोई उससे कुछ ग्रहण करना चाहे ये उस पर निर्भर करता है, ठीक है। हम किसी को कोई राह दिखाने, बताने, कोई आए, कोई पूछे, कोई बोले, कोई मांगे सलाह, तब उसे जान के कि वो किस किस्म का व्यक्ति है, तब उसको कोई सलाह दी जा सकती। ऐसे ही वेग हवा में कोई सलाह कुछ लोगों को यूं ही दे दे हम, और वो उसको मान ले कि उन्होंने कहा और हमें ये करना है, तो नहीं। ये इस तरह से हम कोई किसी, हमारे जीवन से, हमारे क्रियाकलाप से, हमारे कृतित्व से कोई कुछ ग्रहण करना चाहे तो ये उसके ऊपर है, वो किस तरह से उसको लेता है। लेकिन हम ये कहें कि आप यूं करो तो वो उचित ही नहीं है, हमें नहीं लगता कि ये उचित है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, क्या है, कैसा है, क्या क्राइटेरिया, किस तरह का जीवन जी रहा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और वो क्या करना चाहता है। सपोज वो चाहता ही नहीं हो वो सब करना, हम जीवन में जहां पहुंचे हैं, हम जो कर रहे हैं, सपोज उसकी वो इच्छा ही ना हो। कोई व्यक्ति घर में बैठ के अगर 2 वक्त का खाना बनाता है, अपने बच्चे पालता है, अपने परिवार में खुश है, तो उसकी खुशियां उसमें है। हम उसको क्यों कुछ और कहें? जी, है ना? मैं आपकी इस बात से एकदम सहमत हूँ दीप्ति जी। अशकारा खानम जी हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। फारूकी साहब भी बहुत अच्छे शायर हैं, उनके हस्बैंड, दोनों लोग। आपको नमस्कार करता हूँ, जो लोग सामने हैं। दीप्ति जी, एक चीज बताएं कि मैं आपके जीवन के जितनी हिस्से हैं आपके जीवन के, कह लीजिए जितनी दिशाओं में आप गए हैं अलग अलग, आप अभिनय से जुड़े, आप एक अच्छी गृहिणी हैं, आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है और ईश्वर करे वो हमेशा अच्छा रहे। आप शायरी की तरफ आए, आप कविता, मैं शायरी और कविता से मेरा मतलब हिंदी और उर्दू दोनों जुबानों में आप बराबर, आपका एक कद है। मैंने एक बार आदरणीय मुरारी बापू जी की मैं कथा सुन रहा था, और बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान के बाहर भी। उन्होंने आपका एक शेर कोट किया, और वो मैंने देखा कि फिर मैंने उनकी कुछ और भी कथाएं सुनी, अक्सर वो आपके शेर कोट करते हैं। ये जो एक सिलसिला है अध्यात्म की तरफ, आप जो हैं उस तरफ भी आपकी बातों में भी झलकता है। जो मैंने एक शब्द कहा था, फकीरी, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज के काम, मैं ये बीच में बोल रहा हूँ अपने सभी मित्रों को, कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज के काम जिनके लिए हम लोग चाहते हैं कि हमें कॉल आए, मैंने दीप्ति जी को ये कहते सुना है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं है। ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जहां पे साहित्यकार जुड़ना चाहते हैं, मैंने दीप्ति जी को ये कहते सुना है कि नहीं, मेरा मन नहीं है। ये जो फकीरीपन है, क्या ये वहां से आया है? और ये सिलसिला जो अध्यात्म वाला है, ये कहाँ से अचानक शुरू हो गया है? क्या आप सन्यासी होने की तरफ है या कुछ और प्लान है आपका? देखो, हमें मालूम नहीं है कुछ भी। सच बात तो ये, हमने कहा ना, हम अपने मन को फॉलो करते हैं। हमारा जो चित्त है, जो जो कहता है हम वो करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है तो हम उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें नहीं मालूम हम किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। बापू की जो बात है, हाँ, तो ये कि मतलब ये हमारा सौभाग्य है, हम क्या कहेंगे कि उन्होंने हमको इनफैक्ट, अगर ये जो है तो है, इसको बापू जब हमने जब कही थी, और बिल्कुल ये बहुत ईमानदारी से बता रहे हैं, बहुत ईमानदारी से, ये हम ये गजल मान जब के चल रहे हैं कि आपने, सॉरी, हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक आपने जो भी कहा वो ईमानदारी से ही कहा, क्योंकि शायर और कवि बड़े ईमानदार होते हैं। नहीं होते हैं। नहीं, चलिए, आप तो हैं, आप तो हैं।
हम यहाँ 2 लोग हैं, हम और आप तो हैं ही, बाकी जो हमारे सुनने वाले जितने भी साहित्य वो सब ईमानदार है, सब अच्छे हैं। देखिए कमिटमेंट पर कितने सारे लोग इस समय, हाँ, हम सब देखो एक साथ में इस समय। जितने लोग इस समय यहाँ है ना, हाँ जब हाँ, पोर्टल पे जितने देख रहे हैं वो सब ये बड़ा अच्छा तरीका है, जो हमारे पोर्टल पर है वो ईमानदार है, और जो नहीं है हम उसको बेईमान करेंगे। ये बहुत बढ़िया तरीका है, दूसरे की बुराई करें हम किसी को निंदा मत बेईमान करें, नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये ईमानदार है। हमने किसी कि को मैंने बेईमान सभी कहा ना ही करे। नहीं, मैंने कहा ये अच्छा, हमारे पेज पे नहीं आए तो हम तो बोलेंगे ना। नहीं। तो बापू, जी ये गजल जो है ये मतलब हमने तो जब कही और जो सोच के शेर हुए, वो एक ह्यूमन, एक साधारण इंसान जो है वो जब बात कहता है वो जी। था। लेकिन ये वाकई जब बापू के पास पहुंचे और बापू से सुनी, तो हमने कहा भी है ये कि हमने तो गजल कही थी, बापू के पास पहुंच के भजन हो गए। क्या बात है, क्या बात तो वो शेर, हाँ, और ये है। सच में हुआ। तो इस तरह से रचनाएं भी हमारी, सब जब कोई कहता है अध्यात्म है तो हमें, जब बापू ने पढ़े, मतलब बापू से खैर वो एक कनेक्शन एक अलग किस्म का है, उसको हम कब एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं लगता कि हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एक अंतस का है कनेक्शन उनके साथ। नाम उनके फॉलोवर है, नाम उनके भक्त है, नाम उनके बट उनसे जो कनेक्शन है तो है, बस है ये। तो है, तो ये तो, हाँ, ये तो कमाल की लाइन है तो उनका, है। हाँ, और उनका जो हमारे प्रति विशेष अनुग्रह है, तो वो भी है तो है तो है। ये अब तो तो बस यही आपकी है। ऐसी लाइन है तो है, कि जिस पर मतलब ये इंसान को कितना कॉन्फिडेंस देती है कि मुझ में बुराई है तो है, मुझ में अच्छाई है तो है, मेरा ये निर्णय है तो है, मुझे फीस लेकर जाना है तो है। तो ये तो कमाल की बात है दीप्ति जी। एक चीज आपसे बिल्कुल हाँ, अलहदा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। इस हाँ, तमाम है तो है के बीच हाँ, जिंदगी में बाहर से दिखते हुए हर व्यक्ति को हम जैसा देखते हैं हम वैसा ही अंदाजा लगाते हैं। मुझे लगता है कि आपने एक बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं आप हर तरीके से। हाँ, दोबारा कभी अगर यही लाइफ आपको दोबारा बुनने के लिए मिल जाए, जहां से आपने शुरू किया था अपने तरीके से इसको बुनना, कोई ऐसी चीज आपको लगती है कि मैं मेरे जीवन में अगर मैं इसको दोबारा बुन सकूं तो मैं ये वाली चीज हटा दूंगी, या ये वाली चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, कुछ ऐसा लगता है आपको? क्योंकि आप बहुत सब संतुष्ट कुछ। मुझे हमेशा देखी है बातचीत में, हमेशा। नहीं, हम सब कुछ हटा देंगे, पूरा हम्म सब इरेज कर देंगे, पूरा जब मौका मिलेगा दूसरा ही जीवन जिएंगे ना, कुछ पीछे हम्म। का क्यों दोहराए, क्यों भाई, नहीं, अगर मेरा हमको। मतलब था कि जो कुछ मिला है जीवन में, हाँ, हाँ, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, या कोई असंतुष्टि जो आपको लगती हो कि मुझे ये और चाहिए था? नहीं, हमें असंतुष्टि नहीं है, और हम्म, हमारी लाइफ में ग्रजेस भी नहीं है, मतलब जी। जो पछतावा होता है ना, वो हम्म, भी नहीं है, या किसी किस्म की कसक रहे कि ये, क्योंकि हमने जो चाहा है वो किया है, और अपनी शर्तों पे किया है, उसका प्लस या माइनस हम्म, दोनों को ग्रहण करने के लिए हम पहले है। से तैयार थे। ठीक है, ऐसा नहीं होता हम्म, कि आप जीवन में जो भी करना चाहें वो हम्म, आप सरलता से कर लेंगे, या उससे हम्म, आपको सिर्फ फायदा ही फायदा होना है, या नुकसान नहीं होना है, या बहुत कुछ आप होते हो, आप कुछ हम्म, भी, हर चीज की कीमत आपको अदा करनी होती है। हम्म, तो उस किस्म का नहीं है। हाँ, एक दो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, वो लगते हैं कभी कभी, जैसे किसी हमारी सहेली थी, उस वक्त हमारे पास भी पैसे कम थे, उसको उधार चाहिए थे, तो उसको हमने हम्म। आ, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पैसा उधार जो देते हैं उसके ऊपर ब्याज। ब्याज पे, हाँ। तो उसको ब्याज पे पैसा दिया। आज तक दिल में लगता है कि ये ऐसी गंदा काम क्या नहीं बात किया। है दीप्ति जी, मैं आपकी इस बात के लिए ना आपकी बात बीच में रोक के आपको सलाम करूंगा। अक्सर ये होता है कि हम मतलब मैं आपसे इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था, जब आपने शुरू किया मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है दीप्ति जी किसी की मदद करें और बोल दें, क्योंकि आप ऐसी है नहीं। लेकिन आप एक्चुअली जो कहना चाह रही थी और जो आपने कहा है, मैं इसके लिए सलाम करता हूँ कि हम सिर्फ अपनी तारीफ बोलते हैं, मैंने फला दोस्त को बड़ा मदद किया साहब, मैंने उसको, हमें आपने जो आज बात कही ना, तक मैं उसके लिए प्रणाम करता हूँ आपको। अरे, हमें लगता है अंदर से ये हमने क्यों किया इतना, मतलब ठीक है कम पैसे थे सब था, लेकिन ये तो नहीं बनता था, लेकिन हमने किया। ऐसे कुछ कुछ हैं चीजें जो मतलब वो लगता है कि नहीं, ये नहीं करनी थी। चाय वाली बात लगती है कि दोबारा अगर जिंदगी जीने का मौका मिले और मैं आपके साथ नोएडा शूटूंगा। बिल्कुल नहीं देंगे।
ये गलत बात है ना, जब जब सारी बुराइयां निकालें। देखिए ये गरीब एक्टर छोटे भाई जैसा, कम से कम उसको एक कप चाय दे देंगे, क्या जाएगा, मैं चाय पी के कल फिर चाय वाला बन जाऊंगा, क्या बात। नितिन जी, मुझे ना बहुत आनंद आपके साथ बात करने में आ रहा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, बड़े बोझिल बोझिल से इंटरव्यूज हो जाते हैं। आपके साथ इंटरव्यू नहीं है, आपके साथ बातचीत है, और बहुत लंबा सिलसिला, आपके साथ मैं घंटों बात कर सकता हूँ। मुझे एक चीज, जब ये बात हो ही गई है, सकारात्मकता की बात बहुत सारे लोगों ने लिखी है। वीरेंद्र यादव लिख रहे हैं कि यही स्पिरिट होनी चाहिए पॉजिटिव जीने की। संतोष कुमार जी, जितने भी लोग हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक चीज बताएं दीप्ति जी, हमने, आपने और हमारे जैसे, मुझे लगता है लाखों लोगों ने इस कोरोना के दौर में, ये कोई सरकारी सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, हमने अपनी स्माइल बना के रखी है। हम सब बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, बिना काम के बेरोजगार बैठे हैं घर पर, एक तरह से देखा जाए तो। हम क्या, पूरी दुनिया बैठी हुई है, लेकिन हमारी स्माइल कम नहीं हुई है, हमारा हौसला कहीं नहीं टूटा है। आप उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण। मैं ये चाहता हूं कि आपकी तरफ से कुछ एक दो बातें ऐसी, क्योंकि बीच में कुछ हमने बड़ी उदास खबरें सुनी, और इनका आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा डर है कि कुछ लोग टूट सकते हैं। वो भी हमारा हिस्सा है, वो भी समाज का हिस्सा है। क्या कोई ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप, जिसकी वजह से आप इतनी पॉजिटिविटी बना के रखते हैं, और जिसको आप एक बात कम से कम ये तो मैं चाहूंगा आप सजेस्ट करें लोगों को कि टूटे नहीं, और क्यों नहीं टूटे, ये अगर आप बता सकें। इसके पीछे हम वही बात कहते हैं कि हर बात सब पे लागू नहीं होती। हो सकता है हमारे पॉजिटिव होने का एक कारण ये हो कि जो जीवन जी के हम आए हैं, हम उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, जो कुछ भी हमारा जो मतलब हम 60 हमने क्रॉस कर लिया, राइट। क्या मतलब आपने उम्र बता दी, लेकिन दीप्ति जी आप लगते नहीं है 60 के, और मैं आपको कहने वाला था, बहुत प्यारे लग रहे हैं आज, बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो अच्छा, तो हम 60 साल के हो गए। तो हमारे जीवन में जो एक है ना, हम उम्र के जिस पड़ाव पे हमें लगता है कि हमने कर लिया हमें जो करना था, और हम अपने से खुश हैं। बात यह है कि हम स्वयं से संतुष्ट भी हैं और स्वयं से खुश भी हैं। तो अब हमको लगता नहीं है कि कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, मतलब नाउ नेक्स्ट, अभी जो भी है वो बोनस है हमारे लिए। तो इसलिए हमें डर नहीं, वैसे भी नहीं है, हमारी फितरत में डर नहीं है, और हमें फ्यूचर का कोई डर नहीं है। इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये खुद एतमादी है, ये कॉन्फिडेंस है कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमाई है और कमा लेंगे। तो हमको देखो, मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो घर में बंद होने की प्रॉब्लम है लोगों को। तो वो हमारे साथ इसलिए नहीं है कि हमारी फितरत ही यही है, हम बहुत या तो बाहर ही रहते हैं या तो सफर करते हैं, और या हम घर में रहना, हमें घर में रहना अच्छा लगता है, लिखना पढ़ना, अपने आप में रहना हमें अच्छा लगता है। तो लॉकडाउन से हमारे उस पे कोई, हमारी दिनचर्या में उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। ठीक है। दूसरी बात रही अर्निंग की, अर्निंग किसी की भी नहीं हो रही है, ठीक है। और ये फ्यूचर को लेकर के, तो हमारा मानना यह है कि भाई जिंदा बचोगे तब तो फ्यूचर की सोचोगे। लोग इतनी लंबी लंबी प्लानिंग जो कर लेते हैं, हमारा ये लिव द मोमेंट, आप जिस जिस लम्हे में हो उसे जियो। हम क्या करते हैं कि अपने फ्यूचर को सोच सोच के अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। उस लम्हे को, जिस लम्हे में हम इस वक्त हैं, हम इसको जी ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में सोच सोच के ये करना है वो करना, ये जो एक बहुत अच्छा खूबसूरत वक्त आपको मिला हुआ उसे आप कर देते हैं। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर कुछ है ही नहीं, फ्यूचर तो प्रेजेंट ही है। कल जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, जो फ्यूचर आएगा, तो वो तो प्रेजेंट ही हो जाएगा ना। और फिर डर किस बात का? मौत का खौफ। मौत तो कौन कौन अमर होके आया है? कौन पट्टा लिखवा के लाया है कि वो मरेगा नहीं? मौत तो आनी ही है ना। और हमारा ये मानना है कि आप जो आपका ग्रहणशीलता है ना, जो स्वीकार है, अगर आप कुछ भी दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, मौत हो, अगर आप उसको सहज रूप में स्वीकार करेंगे ना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। जितना भी आप किसी भी चीज को से दूर भागते हो, या उसका अपमान करते हो, या उसकी अवहेलना करते हो, दूर 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 भागो भागो, वो आपको उतना पकड़ता है और उतना आपको परेशान करता है।
लेकिन क्या है, आने दो ना, चोट लगी, दर्द हुआ, अब होने दो ना, महसूस तो करो, उसमें भी मजा है। बहुत बड़े बड़े दर्दों की बात नहीं कर रहे, लेकिन जी इस जी तरह जी की बहुत सारी चीजें हैं जो, इनफैक्ट हमारी अप्रोच क्या है, जी। सब कुछ अप्रोच में ही है। और जीवन बहुत खूबसूरत है। और दूसरे वही बात है, एक्चुअली दिक्कत किस बात की है ना, कि हमारी जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि हमेशा उस पर रहती है कि क्या नहीं मिला या क्या नहीं हम्म, हुआ, क्या क्या हुआ बात। वो हम देखते ही नहीं है। अब देखो क्या क्या नहीं हुआ इस बीच। हम मतलब हमारे ख्याल से तो जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन पीरियड होगा, हमें ऐसा लगता है। हाँ आपको कितना हाँ। वक्त मिला है, आप दौड़ते भागते, आप खुद से कभी बात ही नहीं की, खुद कलामी की ही नहीं, खुद को जान, ये मौका मिला खुद को जानने का, खुद को समझने का, खुद आप इतना जो जीवन जी आए हैं, एक बार उसको रिवाइव करने का देखो तो हमारे लिए तो ये पीरियड मतलब दिस इज समथिंग एल्स। मैं दीप्ति जी आपकी इस बात से सहमत हूँ। बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। और उसका देखिए, हर नेगेटिव चीज का कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होता है, सकारात्मक होता है। जैसे आप हमारे ही फील्ड में आप देखें कि साहित्य से जुड़े जो लोग हैं, मंचों का एक दौर हमेशा से रहा है, क्योंकि इस समय मंचीय जो प्रस्तुतियां हैं वो हो नहीं पा रही हैं। तो एक सिलसिला शुरू हुआ कविताओं का। और मैं इस बात को कहता हूँ, साहित्य का मैं बहुत ही छोटा सा, मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर का मैं पथिक हूँ। इस बीच में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कवि और बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी रचनाएं, कविताएं, साहित्य बाहर निकल कर आया, जो मंचों पे जाता ही नहीं था, जिसको जाना नहीं था। बिल्कुल सही, मेरा यहाँ बिल्कुल। बिल्कुल भी, मैं मंच को कहीं ना छोटा कह रहा हूँ ना, मेरा मंच से कोई ये मतलब है। जैसा दीप्ति जी हमेशा कहती है, हर चीज अपनी अपनी जगह ठीक है, मंच की अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन साहित्यिक गतिविधियां बढ़ी। हमने कितने ऐसे कवियों को सुना जो हम कभी सुन ही नहीं पाते मंचों पर। दूसरी बात, जो ये सिलसिले शुरू हुए, चाहे वो आज हमने अपना लाइव शुरू किया और हमसे पहले हजारों लोगों ने जो शुरू किया, ये शायद मजबूरी वश भी है। मजबूरी ये है कि आप पूरे दिन घर में हैं, और क्रिएटिव आदमी कभी खाली नहीं बैठता, इसलिए शायद वो डिप्रेस भी नहीं होता है। खाली क्यों बैठना है? किताबें लिखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, फोन पे बात करेंगे, नहीं तो ये सिलसिले शुरू करेंगे। आज हम कम से कम यहाँ पर इस समय सारे मिला 100, 150, 200 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें टोटल। वो लोग बिजी हैं, मैंने सुबह से तैयारी की है, आपने सोचा होगा। तो ये जो व्यस्तता है, ये हमको बचाए रखती है उस एकाकीपन से। मैं एक चीज यहाँ जरूर अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई भी दौर दुनिया में रुका नहीं है, अच्छा हो या बुरा हो। ये दौर बुरा है, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ चीजों के लिए, कुछ के लिए अच्छा है, लेकिन ये भी चला जाएगा। और जिस पल हम ये सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं चाह, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ इसमें, हम जब कभी सोचते हैं कि अब मुझे मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, उस समय भी हमारे पास कित होती हैं जो दूसरों के लिए सपना होती हैं। मैं बहुत एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं सिर्फ, अगर आप बहुत अच्छे दिखते हैं सिर्फ, अगर आप बहुत अच्छा मोबाइल हैंडल कर लेते हैं सिर्फ, जिसको हम कभी काउंट भी नहीं करते, किसी व्यक्ति के लिए वो सपना हो सकता है कि काश मैं ऐसा बोल सकता, काश मैं ऐसा लिख सकता। जिस पल हम ये सोचते हैं कि आज मैं दुनिया छोड़ दूंगा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, वो जो एक पल होता है, उसको किसी तरीके से बिता दें। किसी इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा होना कई बार हमको हमारी दुनिया में भुला देता है। मित्रों के टच में रहें। फालतू में जो लोग समय देते हैं, वो फालतू का समय कई बार आपको बचा लेता है। तो मेरी ये सबसे विनती है, और जो भी यहाँ जुड़े हैं वो तो सभी हौसले वाले लोग हैं। अगर हमें कभी ये हाँ, लगता है कि हमारा कोई मित्र, हमारा कोई जानकार, अजनबी भी, हम सब एक समाज का हिस्सा है, लगता है कि वो टूट सकता है, सबकी कैपेसिटी झेलने की हमारी अलग अलग है। कोई हमसे पहले टूट सकता है, हम कहीं टूट सकते हैं, हमारे बाद कुछ लोग टूट सकते हैं। हमें उनको उससे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमें सुपर आप कुछ ह्यूमन कह रहे थे बनने, दीप्ति जी। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमें सुपर ह्यूमन बनने की जी। जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इंसान बने रहना है। जरूरी ये है कि अगर हमें दुख होता है तो हम रो लें, बिल्कुल। अगर हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा कर लें, अगर हमारा हाँ, चीखने का मन है तो हमें चीख लेना कर चाहिए, लो। अगर हमारा जार जार फूट के रोने का मन है, क्यों रोकते हो भाई? हम्म, ये ह्यूमन इमोशंस हैं, और ये हमको ऊपर वाले की देन है, तो इनको हम हम्म, बांधते क्यों हैं? हम्म, हम इनको मतलब हम इंसान है ना, हम पत्थर तो नहीं है ना। हम्म, तो इस किस्म की जो भी चीजें हम झेल रहे होते हैं, जो हो उसे होने दें, उसको बांधे नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं, हम पत्थर नहीं है।
तो जिन भी भावनाओं से हम गुजर रहे हैं, जिन भी संवेदनाओं से, जिन भी रस का जो उद्रेक हो रहा है, तो उसको महसूस करो और उसको निकलने दो। उसका रेचन होता है जब क्या होता है ना, ये जितने भी विकार हैं, इनका रेचन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अंदर अंदर रह करके ये विकृति पैदा कर देंगे। ठीक है, अगर सपोज हमको चिल्लाने का मन कर रहा है और हम नहीं चिल्ला रहे, आप देखना थोड़ी देर बाद क्या होगा कि पता नहीं कैसे कैसे चेहरे बना रहे होंगे हम, क्योंकि हम जज्ब कर रहे हैं गुस्सा, तो चेहरा विकृत कर लिया ना हमने इतनी देर में, चिल्ला लो खत्म। तो इस तरीके से, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो इस तरह से जो भी भाव जब आ रहा है उसको महसूस करके और उसको पूर्ण रूप से आप जब अंदर तक लेंगे और वो अंदर लेकर के, और वो फिर बाहर निकल जाएगा आंसुओं के थ्रू, गुस्सा के थ्रू, चिल्ला आवाज के थ्रू, जो भी है, और आप शांत हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। ये जैसे क्लीनिंग होती है ना, अपनी क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या होता है, ये सुपर ह्यूमन बनने के चक्कर में सारी चीजें भरते जाते हैं और उसको डंपिंग जोन बना लेते हैं अपने अंतस को। जैसे घूरा होता है ना, घूरा जिसे सारा कचरा भर, तो हम वो कचरा भर लेते हैं, हमें वो भरना नहीं है, हमें इससे निकालना है बस। ये बहुत कीमती बात आपने कही कि हमें खाली होना आना चाहिए, इवन हमें अपनी हार स्वीकार करना आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम अपने बच्चों को अपने आप को हारना सिखाएं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में हम किसी बात पर हारे नहीं। हमें हार, क्योंकि जितने रस हैं, जैसा दीप्ति जी ने कहा, सारे रसों का हमारे जीवन में एक महत्व है। उसमें दुख भी एक अपने आप में है, उसमें खुशी भी है, उसमें सारी चीजें हैं, हम में सारी चीजें हैं। दीप्ति जी, हम करीब करीब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। मैंने बहुत ज्यादा समय आपका ले लिया है, लेकिन क्योंकि आपसे बात करना और इतने सारे मित्र बने हुए हैं, लगातार मुझे उनके वो आ रहे हैं, मैं एक सवाल आपके साथ और करूंगा, उसके बाद आपसे एक रचना की गुजारिश करूंगा। रचना से मेरा मतलब यहाँ रचना खन्ना या रचना टमटा से नहीं है, मेरा मतलब यहाँ आपकी कविता से होगा। मैं इस बीच बीच में मजाक के लिए माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं नहीं, करो, तुम्हारा हक। मैं सामाजिक, कोई भी कवि हो, कोई भी बुद्धिजीवी हो, या कोई भी सजग व्यक्ति हो, वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। ये इंटरनेट एक सामाजिक जिम्मेदारी और महसूस करता हूँ, क्योंकि हम दोनों लोग एक पैटर्निटी से जुड़े, थोड़ी थोड़ी दिक्कत। अब हमारे ख्याल से हम ऑनलाइन दिख रहे हैं अगर, तो हम आप लोगों से बात करते रहते हैं। रवि के नेट में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो रवि अभी जो बात कर रहे थे कि ये जो डिप्रेशन है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये इतनी बड़ी चीज है नहीं। और दूसरे एक बात और, हमारे घर में जो भी इस तरह का व्यक्ति हो उसको समझने की कोशिश करें, ये बहुत जरूरी है कि हंसने रोने गुस्सा करने वाले इंसान को समझने की कोशिश करें, वो एक नॉर्मल इंसान है। आप अगर ये सब नहीं करते हैं तो आप एबनॉर्मल है। अगर आप रोते नहीं है, अगर आप हंसते नहीं है खुल के, अगर आप चीखते चिल्लाते नहीं, अगर आप गुस्सा नहीं करते हैं, तो एबनॉर्मल आप में है, उसमें नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम एक दूसरे की समझ लें और उस वक्त उसको उसको उसका स्पेस दे दें। एक जो सबसे बड़ी चीज है स्पेस देना। ऐसे बातें करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सच तो यह है कि इस किस्म की चीजें जिनके जीवन में होती हैं, जो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ये निर्णय ले लेते हैं, हताशा निराशा उन्हें इस हद तक गिर लेती है कि सुसाइड तक करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये उनकी परिस्थितियां हैं। दीप्ति जी, मैं लौट आया हूँ। दीप्ति जी, मैं लौट आया हूँ। इंटरनेट ने मुझे गिरा दिया था, लेकिन मैंने फिर कोशिश की और मैं फिर उठकर आ गया हूँ। ये बारिश का कमाल है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ मुझे एक सवाल आपसे सामाजिक जिम्मेदारी के नाते और पूछना था, जहां जहां मैं रुक गया था बीच में। हम फिल्म पैटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, और मुझे अभी तक नहीं पता कि आप उस पर कौन सा स्टैंड लेने वाले हैं, लेकिन मैं बगैर ये जाने, क्योंकि आपसे मैंने सीखा है कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए, मैं मेरी बात पहले रखूंगा और उसके बाद मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप मेरे विरोध में भी बोल सकते हैं उसमें, और आपको अगर लगता है कि मैं सही हूं तो आप बोल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारी इंडस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा इस तरीके की बातें रही। ऐसा लगता है कि क्योंकि आप भी बाहर से आए हैं, मैं भी बाहर से आया हूँ, और ऐसा लगता है जैसे कि इंडस्ट्री
हमारे साथ बहुत बहुत बुरा बर्ताव करती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ यहाँ बहुत बड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुरा होता है। बहुत बुरी है फिल्म इंडस्ट्री। ऐसे ऐसे लोगों ने कमेंट्स किए, गालियां पता नहीं लोग क्यों लिखते हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। आपको अगर किसी कोई भी विधा, कोई भी दुनियादारी हो, पुलिस, राजनेता, कोई भी जिस पे आपको बुरा लगता हो, फिल्म इंडस्ट्री वाले गालियां क्यों लिखते हैं? वो भी लोगों ने लिखा। मैं इस बात का विरोध करता हूं। हमारी इंडस्ट्री पर पिछले दिनों जो ये आरोप लगा कि परिवारवाद, नेपोटिज्म, ये सारा हुआ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि यहाँ नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये उतना ही है जितना किसी भी दूसरी जगह पर है। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमारी सारी अच्छाइयां बुराइयां एक जैसी हैं, चाहे वो राजनीति हो, व्यापार जगत हो, नौकरी हो, साहित्य हो, फिल्म हो। जो जिसके करीब है वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करता है। हर आदमी अपना एक ग्रुप बनाता है। आज मैं और दीप्ति जी अगर यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसका कारण यह है कि मैं दीप्ति जी को इसलिए मना पाया कि दीप्ति जी से मेरा एक पुराना रिलेशन है। ये भी परिवारवाद है। अगर देखेंगे तो ये भी परिवारवाद है ना। मैं ये बात यहां से कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं दीप्ति जी की राय लूंगा इस पर, कि जो भी लोग इसको बाहर से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं, एक दूसरे को संभाल कर चलने वाले, रिश्तों की कीमत समझने वाले लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं। हाँ, जितनी बड़ी कामयाबी, जितना बड़ा गेन इस लाइन से होता है, उसके दुख भी उतने बड़े हैं, उसका डिप्रेशन भी उतना बड़ा है, उसका जो कंपटीशन है, उसका जो प्रतिस्पर्धा है उसकी, वो भी इतनी बड़ी है। इस विषय पे दीप्ति जी आपकी क्या राय? मैंने बहुत बेबाक होके पहले रख दी ताकि ऐसा ना हो कि मैं आपसे मुतासिर हो जाऊं। जी। देखो रवि, हमारा ये कहना है कि किसी भी फील्ड के कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं, बहुत बेसिक एथिक्स होते हैं। जी। उनका पालन अगर नहीं होता है तो वो गलत है, वो चाहे जहां भी है। एक बात। दूसरी बात ये कि उल्टी तरफ से शुरू कर रहे हैं। पहली बात ये कि एक सेठ जी हैं, ठीक है, उनकी बहुत बड़ी दुकान है, उनका बहुत बड़ा व्यापार है, और उनकी गद्दी पे उनका लड़का ही बैठेगा, ठीक है। वो चाहे अपने लड़के को बिठा लें उस पर, और चाहे वो अपने नौकर को बिठा दे, ये उनकी अपनी हाँ। चॉइस, ठीक है। इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर है, वो पैसा लगा रहा है, ठीक, वो एक फिल्म लॉन्च कर रहा है। अब उसमें वो हीरो के रूप में चाहे अपने चपरासी को रखे, चाहे एक बहुत अच्छे एक्टर को रखे, चाहे वो अपने किसी रिश्तेदार को रखे, ये उसका मामला है। हम लोग एक्ट्रेस हैं, हम लोग काम करते हैं, हम लोग सीख के आते हैं, सब कुछ है, सब बड़ी अच्छी बातें हैं, और हमें हमारे हिस्से का मिलता भी है। लेकिन हम ये उस प्रोड्यूसर से जाकर के ये डिमांड नहीं कर सकते, या हम उससे ये सवाल नहीं कर सकते कि आप जो पैसा लगाया है, आपने इतना सारा जो पैसा लगाया है, और इसके जो स्टेक है पूरा का पूरा, फिल्म जो है ये फ्लॉप होगी कि रन करेगी या ब्लॉकबस्टर होगी, ये उसकी सोच है, और ये उसका हक भी है, और ये उसका अधिकार भी है कि वो किसको कास्ट करे, डायरेक्टर के रूप में, एक्टर के रूप में, हर तरह से। ये हो गई एक बात। लेकिन दूसरी बात ये है कि किसी भी क्षेत्र में जो ये दादागिरी है, कि हम जो ये बैन लगा दिया जाता है कि इस एक्टर को नहीं लेना है, दिस इज रॉन्ग। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष, इफ आई एम पावरफुल, हम पावरफुल है, और हम किसी व्यक्ति विशेष पे, एक एक्टर पे, अगर सपोज रवि की जो है वो प्रोडक्शन हाउस है, और रवि में के प्रोडक्शन हाउस में हम एक अच्छी अहमियत रखते हैं, तो अगर हम ये कहें कि रवि इस बंदे को तुम्हें कास्ट नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये बैन लगा देना कि हम पावरफुल है तो इसको, या कोई कास्ट किया गया है और हम रवि से ये कहें कि नहीं इसको चेंज कर दो, तो ये इस किस्म की जो ज्यादतियां हैं वो गलत है। बाकी ये कोई आईएएस का एग्जाम तो है नहीं कि हम आईएएस का एग्जाम क्लियर हमने कर लिया है तो हमको ये जो है डेजिग्नेशन मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत सब, हमने बहुत सारा स्ट्रगल किया, लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है, ये तो अपने अपने हिस्से का है, इसमें ये डिमांड नहीं की जा सकती। हाँ, ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशंस में क्लियर होना चाहिए, ऑडिशंस होते हैं उसमें एकदम जो है वो फेयर होना चाहिए, उसमें वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए कि नाम के लिए ऑडिशंस ले लिए, 75 लोगों को बुला लिए और कास्टिंग पहले से तय थी।
तो इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। और अदरवाइज तो भाई पैसा बहुत बड़ी चीज है, प्रोड्यूसर जो पैसा लगाएगा वो तय करेगा। बहुत अच्छे से आपने बात रखी दीप्ति जी, और मुझे लगता है हम दोनों ने एक ही बात रखी करीब करीब। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं है या कुछ गलत नहीं है, बहुत सारी चीजें गलत हैं, वही एक चीज और लेकिन बुरी नहीं है इंडस्ट्री जैसी छवि बाहर बनाई जा रही है, क्योंकि ये हमारा परिवार है और इस पर वो आरोप जो नहीं है वो नहीं लगने चाहिए। हाँ, बहुत सारी बुरी चीजें हैं, उतनी ही बुरी जितनी की बाकी जगहों पर बाकी विभागों में है। जी, हम एक बात कहना चाहेंगे, नहीं इंडस्ट्री नहीं, हमें कोई लीपापोती नहीं करनी है। इंडस्ट्री जैसे ये दुनिया है ना, जैसे दुनिया में सब किस्म के लोग हैं, ठीक है, इस दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, उसी तरह से हमारी इंडस्ट्री उसका एक छोटा रूप है। हर किस्म के लोग, वो जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है, उसमें बहुत कुछ बुरा है, इसमें इसको बोलने में हमें कोई, वो बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूर से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये भी, मतलब हम एक बहुत सुंदर सी इमेज रख दें सामने और ये कह दें कि नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप यही समझ लो और यही मान लो कि जैसे ये दुनिया है, इस दुनिया में सब कुछ है, इसमें बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अब ऊपर जा रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो जघन्य नीचे जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं। तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है। ये हमारे लक पे डिपेंड करता है और हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे लोग मिलते हैं। बिल्कुल, मैं शुरू से वही कह रहा हूँ दीप्ति जी कि जितनी मैंने शुरू में ही कहा कि जितनी बुराइयां, जैसी बुराइयां जो एक परसेंटेज है इंसानी फितरत की, वो तमाम बुराइयां हमारी इंडस्ट्री में भी हैं, और वो तमाम अच्छाइयां जो इंसानों में होती हैं, चाहे वो इमोशनल होना हो, केयर करना हो, किसी को काट के आगे बढ़ जाने की बुराई हो, वो तमाम बुराइयां इंडस्ट्री में भी हैं, लेकिन अच्छाइयां भी हैं, सिर्फ बुराई नहीं है। इसलिए हमारी कुछ जो वो छवि है उसको जब बनाए तो बहुत प्रैक्टिकल उसमें लोग बनाए। हाँ, ये जरूरी है कि जो लोग आना चाहते हैं वो मेहनत करके आए, बगैर तैयारी बगैर मेहनत जो लोग आते हैं उससे दिक्कत होती है, उनको फिर इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, मेहनत करके आए और फेल होने का कलेजा लेकर के आए, कलेजा लेकर आए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब और ये फेल होने के बाद ही पास होता है आदमी अगले स्टेप में, बहुत इम्तिहान देने होते हैं। हाँ दीप्ति जी, मैं आपके सफर पर और आपके, क्योंकि इतने सारे अलग अलग आपके रोल्स हैं जीवन में, मैं उस पर बहुत लंबी बातचीत आपसे कर सकता हूँ, मुझे आपसे बात करना अच्छा लग रहा है, लेकिन क्योंकि हमें प्रोग्राम की अंतिम उसमें हम लोग हैं, मैं आपसे कुछ सुनने का जो लालच है वो नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि हम अंतिम प्रस्तुति के तौर पर, आज की अंतिम प्रस्तुति के तौर पर, हम लोग जो प्रोग्राम की समाप्ति है वो आपकी प्रस्तुति से करें। तो क्या सुनाए, गजल सुनाए कि कविता सुनाए, तुम बताओ। मेरी ये हैसियत नहीं है, आप हर चीज मुझसे बड़ी है कि मैं बताऊं, मैं तो सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ कि आप सुनाएं, ये आप तय करें कि आप क्या सुनाएंगे। ये है कि अब पता नहीं किसी की कोई फरमाइश हो तो हम सुना दें, किसी की कोई फरमाइश है? बीच में बहुत सारी फरमाइश बीच में गई हैं, मैं अभी ऊपर जाऊंगा तो वो है, यकीनन आपसे सुनने के लिए सब लोगों ने कहा है कि उनसे कविताएं अच्छा, चलो ये गजल ये है कि मैं दिल से मजबूर हूँ अपने और वो दुनियादारी से, मैं दिल से मजबूर हूँ अपने और वो दुनियादारी से, दिल दुनिया से जूझ रहे हैं दोनों बारी बारी से। मैं दिल से मजबूर हूँ अपने और वो दुनियादारी से, दिल दुनिया से जूझ रहे हैं दोनों बारी बारी से। और है कि रिश्तों के इस खेल में एक दिन दोनों की ही मात हुई, रिश्तों के इस खेल में एक दिन दोनों की ही हार हुई, वो अपनी चालों से हारा, मैं अपनी दिलदारी से। रिश्तों के इस खेल में एक दिन दोनों की ही हार हुई, वो अपनी चालों से हारा, मैं अपनी दिलदारी से। और ये शेर सुने, ये है कि ये खालिस औरत का शेर है कि दिल से बाहर करके मुझको अच्छा सा घर सौंप दिया, दिल से बाहर करके मुझको अच्छा सा घर सौंप दिया, उसने अपना फर्ज निभाया कितनी जिम्मेदारी से। दिल से बाहर करके मुझको अच्छा सा घर सौंप दिया,
उसने अपना फर्ज निभाया कितनी जिम्मेदारी से। और फिर ये एक शेर है, सारे शेर इसके रिश्तों पे हैं कि ये जो पारिवारिक जो रिश्तों में राजनीति होती है, ये उस पे है शेर जी कि उसका मेरा जी रिश्ता जैसे, उसका मेरा रिश्ता जैसे ताला किसी खजाने का, वाह उसका मेरा रिश्ता जैसे ताला किसी खजाने का, जिसको देखो काट रहा है अपनी अपनी आरी से। आरी से, वाह क्या बात है, जिसको देखो काट रहा है अपनी अपनी आरी से, वाह। उसका मेरा रिश्ता जैसे ताला किसी खजाने का, जिसको देखो काट रहा है अपनी अपनी आरी से। आरी से। हाँ कि चोरी चोरी चुपके चुपके सारे रिश्ते बेच दिए, चोरी चोरी चुपके वाह चुपके सारे रिश्ते बेच दिए, खूब कमाई की है उसने खालिस चोर बाजारी से। क्या बात है, खूब कमाई की है उसने खालिश चोर बाजारी से, वाह चोर बाजारी से। वाह। और इसी को दूसरी तरह से कहा है कि चुपके चुपके उसने मेरे सारे रिश्ते बेच दिए, चोरी चोरी उसने मेरे सारे रिश्ते बेच दिए, जैसे उसका रिश्ता हो कुछ रिश्तों के व्यापारी से, मैं दिल से मजबूर हूँ अपने। जैसे उसका रिश्ता हो, कुछ जैसे रिश्तों उसका के रिश्ता हो। व्यापारी से, रिश्तों के व्यापारी से। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो बहुत ये सुंदर, बहुत सुंदर। मैं दीप्ति जी, मैं धन्यवाद नहीं कहूंगा जिस तरीके का मेरा आपके साथ रिश्ता है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि मेरे लिए ये वाली शाम हमेशा यादगार रहेगी। जीवन में कुछ भी जो होता है पहला पहला, वो बहुत मायने रखता है। और मैं दिल से चाहता था कि आप हाँ कर दें आने के लिए। आपने मेरी जो आपसे अनुरोध था, मेरा अनुरोध आपने स्वीकार किया, क्योंकि अब ये बात मेरे लिए हमेशा के लिए हुई कि मैंने जब प्रोडक्शन शुरू किया तब आपके साथ, एक्टिंग की शुरुआत की तो आपके साथ, और जब साहित्य का ये पेज का सफर भी शुरू किया। मेरा बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं। मेरा पेज का बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि आप आए तो लाइक जरूर करें, आप करें ना करें, मैंने शुरू में भी कहा, मैं इसको एक सफरनामे के तौर पर देखता हूँ। जीवन के किसी मोड़ पर जिन लोगों के साथ मैं सफर कर रहा हूँ, उनके साथ मेरी यादें मैं सहेज कर रखना चाहता हूँ। यहाँ मिलने का जब भी हम कभी, इसलिए मैं कोई ये नहीं तय कर रहा हूँ कि मैं हर फ्राइडे मिलूंगा 8 बजे, या मैं, वो मकसद नहीं है। जब भी किसी दिन गुफ्तगू का मन होगा अपने मित्रों से, हम लोग यहाँ मिलेंगे। दीप्ति जी, मैं बहुत मन से, बहुत दिल से आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए, हमेशा आपका साथ रहा है। आप स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, यूं ही लिखती रहें, और जो है सो है, ये जो आपका मूड है ये हमेशा बना रहे। मैं बस अब चाहूंगा कि मैं आपसे आपको विदा करूंगा, और बहुत बहुत सारे धन्यवाद के साथ। आप अपने बहुत सारे दोस्तों ने आपको देखा, उनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें, कुछ भी आप कहना चाहें तो प्लीज कहें, उसके बाद हम विदा। हम सबको क्या क्या कहें, सब ये सच है कि मुझे हम जैसे आड़े तिरछे हैं उसके हिसाब से हमें प्यार बहुत मिलता है, लोग बहुत प्यार मिलता है आप सबका। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ उल्टा सीधा, लेकिन उसके बावजूद लोग प्यार करते हैं, तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।